अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप देख रहे हैं हमें सुबह सवेरे पाकिस्तान में बराह रास्त 92 पर। इस वक्त हम आपके साथ हैं लाइव। आज है जनाब 23 सितंबर 2022, जुमे का दिन है और इस हफ्ते का लास्ट लाइव शो है। लेकिन खबरें लास्ट नहीं है, अपडेट लास्ट नहीं है। प्रोग्राम में बहुत कुछ सेगमेंट्स हैं आज के जो गुलदस्ता सजाया आपके लिए, उसमें बहुत कुछ नया भी है। बिल्कुल, बहुत कुछ नया भी है और हम क्रिकेट पर भी बात करेंगे क्योंकि मेरे ख्याल में आप सब लोग चाह रहे हैं क्रिकेट पर बात हो। मैं खुशी के इजहार वही 0 के बाद अब 2030 हम डिस्कस करना चाह रहे हैं और व्हाट एन अमेजिंग मैच, क्या जबरदस्त मैच। आई स्वेयर सुबह तक ऐसा लग रहा था घर में सारे जो हमारे घर वाले हैं, हम सबके फैमिली वाले, सारी रात लगता है खुशी के मारे कोई सोया ही नहीं और नींद नहीं आ रही थी खुशी के मारे। और काफी सारे लोगों को बाबर आजम ने झूठा साबित कर दिया और बहुत कुछ प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे इस मुबारकबाद के साथ कि पाकिस्तान को यह फतह मुबारक हो और इस फतह के वसीले से पाकिस्तान के माली, माशी और हर तरह के जो बहरान है और हालात है वो बेहतर हो। आमीन। आगे चलते हैं न्यूयॉर्क आपको लेकर। न्यूयॉर्क में वजीर आजम की अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है जनाब। सैलाब से पैदा सूरत हाल दुनिया के सामने ला रहे हैं वो, आप देख भी रहे गाए बगाए न्यूज में। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल ने जो है उनके दरमियान मुलाकात भी हुई और बातचीत भी हुई। बिल्कुल, अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स रवानगी से कबल बिल गेट्स ने भी शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वजीर आजम आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब भी करेंगे जबकि मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक सैलाब और तबाकारियों से दुनिया को आगाह भी किया जाएगा इस खिताब में। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि वजीर आजम सैलाब की तबाकारियों से निमटने के लिए अक़वाम आलम से अपील भी करेंगे। इससे कबल वजीर आजम ने न्यूयॉर्क में भी जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की और उसके दौरान ये कहा कि सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ है, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। अब इस जेस्टर को ये समझिए कि वह अपने मुल्क के लिए मुखलिस हैं या नहीं है, ये तो अवाम के ऊपर है। लेकिन बहरहाल कोशिश जारी है कि पाकिस्तान की जितनी ज्यादा से ज्यादा इमदाद हासिल की जा सके इन हालात से निकलने के लिए और इंशाल्लाह हम इस हालात से निकल जाएंगे। आगे अगर हम बात करें तो इमरान खान साहब, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने माफी मांग ली। अदालत ने तसल्ली बख्श करार दे दी। उन्होंने कहा कि बस इतनी से, उन्होंने कहा था कि यही एक चीज जिसका हमें था। खातून जज को धमकाने के केस में चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। कल इमरान खान ने अदालत के रूबरू बयान में कहा अगर उन्होंने कोई हद पार की है तो माफी मांगते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं खातून जज से पर्सनली जाके अपोलोजाइज करना चाहता हूं क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं था। बिल्कुल, एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी के पास जाकर भी माफी मांगने पर तैयार हूं। यकीन दिलाते हैं कि आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। इसके साथ साथ अदालत ने हुक्म देते हुए करार दिया कि इमरान खान के माफी मांगने पर मुतमईन है, बयान हल्फी को जेर गौर लाया जाएगा। तो ये दूसरी अहम खबर। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि वफाकी हुकूमत क्या कर रही है। वफाकी हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा वापस न लेने का ऐलान कर दिया जबकि इस्लामाबाद के मुहासरे की सूरत में गवर्नर राज लगाने की धमकी भी दी है। ओह गॉड, यानी कि अगर वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं वफाक का मुहासरा करने पर कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। वजीर आजम के मुशीर कमर जमान कायरा बोले जमहूरियत में मुहासरे नहीं होते, कोई करेगा तो हुकूमत रोकेगी। मामला मिल बैठकर हल करने की पेशकश भी कर, ये पेशकश की जाती है मिल बैठकर मामला हल करने के लिए, कोई मिल बैठ नहीं रहा। ये बड़ा प्रॉब्लम है। हम जिससे भी बात करते हैं वो पेशकश जरूर करते हैं लेकिन पता नहीं आपस में शायद पेशकश नहीं करते, पता नहीं सितारे नहीं मिलते, सही तारीख पर नहीं बैठते, सही टाइम पे नहीं बैठते, लेकिन कोई मिल बैठ नहीं पाता। लेकिन प्लीज हमारी ये बड़ी दुआ है। आपको आगे खबर लेते हैं। जापान ने पाकिस्तान के जिम्मा $16 करोड़ का कर्जा मुअख्खर कर दिया। जापानी सफारतखाने के तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान को दी गई सहूलत G20 मुल्कों के कर्ज मुलतवी करने के इकदाम के तहत है। बिल्कुल, पाकिस्तान के जिम्मे वाजिबुल अदा तकरीबन $73 करोड़ का कर्ज मुअख्खर किया जा चुका है जबकि दूसरी जानिब एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ कर्ज की मंजूरी भी दे दी है। रकम खैबर पख्तूनख्वा के सेहत के निजाम में बेहतरी के लिए खर्च होगी। ये बड़ी अच्छी खबर है खैबर पख्तूनख्वा के लिए, खासतौर पर कि वहां पर जो सेहत के मसाइल हैं उम्मीद करते हैं कि वो इन तमाम पैसों से हल किए जाएंगे, इस कर्ज से हल किए जाएंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे पहले सेगमेंट में क्योंकि कल का मैच इंतहाई दिलचस्प भी था, बहुत खूबसूरत मैच भी था और खूबसूरत पाकिस्तान के लिए इसलिए भी था कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। कोई भी विकेट के नुकसान के बगैर हमने जो टारगेट था वो अचीव किया, पूरा किया। दूसरा T20 था, पहला T20 इंग्लैंड ने जीता था लेकिन दूसरे T20 में जिस तरीके से हमने जीत हासिल की है मेरे ख्याल में वो कसर पूरी हो गई पहला मैच। लेकिन वो वाली बात है कि जो पहला जो मैच था उसकी हार का इतना ज्यादा कोई गहरी चोट थी इमोशनल पाकिस्तानी शायकीन और फैंस को कि हम लोग भी जो है ना कहते हैं ये क्या
हुआ, ये क्या हुआ। हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स आ रहे थे वो भी ये बात कर रहे थे, लेकिन कल के मैच में जो हुआ उसने बहुत सारे लोगों को चुप्पी करा दी। और स्टेडियम से लोग जो आ रहे थे, भाई हमारे घर के भतीजे भतीजे सब स्टेडियम में थे, सब गए हुए थे, बच्चे बहुत भरा था और सब लोग ऐसे नाचते गाते घूमते लहराते वापस आ रहे थे ना कि बस सब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे स्टेडियम से बाहर आके। अनबिलीवेबल। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा ना कि 199 जब स्कोर कर लिया इंग्लैंड ने, तो हमें तो लग रहा था कि नहीं अब तो पाकिस्तान शायद 199 नहीं कर पाएगा, ये 200 स्कोर नहीं हो पाएगा। लेकिन जितने तरीके से बैटिंग की गई, जो मोहम्मद रिजवान बात भी कर रहे थे जब मैच के बाद, तो वो यही कह रहे थे कि हम दोनों की कोऑर्डिनेशन बड़ी अच्छी है, हम दोनों आपस में कोऑर्डिनेट अच्छा करते हैं कि किसको कहां पर खेलने की, किसको स्ट्राइक पर आने की जरूरत है, किसको कैसे परफॉर्म करने की जरूरत है। मोहम्मद रिजवान ने कहा था, बाबर आजम ने क्या कहा था कि हम तो अल्लाह के लिए खेल रहे हैं, जिसने जो भी करना है वो सोचता रहे अपनी नेगेटिविटी के साथ। तो आई थिंक नीयत जो है ना वो बहुत ज्यादा, मोहम्मद रिजवान ने कहा था और उन्होंने नीयत की बात की थी और अल्लाह की बात की थी। तो देखें अल्लाह ने फिर कैसे जो है वो साथ दिया। खैर आगे चलते हैं प्रोग्राम में। इसी हवाले से हमने दावत दी है और हमारे साथ आज हमें ज्वाइन किया है तजदियाकार अब्दुल गफ्फार साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड मुबारका। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। वाह भाई वाह, क्या बात है, जबरदस्त। गफ्फार साहब, रिकॉर्ड हदफ हासिल किया है पाकिस्तान ने, ये जीत कितनी बड़ी है भाई आपकी नजर में, प्लीज। देखिए, जैसे मोइन अली ने कहा, इंग्लैंड की टीम के कप्तान है, उन्होंने कहा कि कभी कभी बस आपको सिर्फ हरीफ टीम की तारीफ करना पड़ती है। और कल रिजवान और बाबर बहुत अच्छा खेले और यही बात हो रही थी कि उनके स्ट्राइक रेट पे बात होती है, लेकिन उन्होंने भी कल उनकी तारीफ की कि भाई रिजवान कितना अच्छा खेले। उसके बाद फिर बाबर ने जो है वो चिप इन किया, फिर दोनों ने मैच को फिनिश किया। देखिए, मैं क्या, बहुत सारे क्रिकेट पंडित या बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट कंफ्यूज ही रहते हैं रिजवान बाबर के मामले पर, क्योंकि इनका अपना स्टाइल है। ये एक अपनी दुनिया में एक नई क्रिकेट जो है ना उन्होंने T20 की डेवलप की हुई है। बहुत कंसिस्टेंट है, बहुत ज्यादा क्लासी हैं, लेकिन चूंकि लोगों को T20 लीग में जरा मार धाड़ देखने की आदत है, चौके छक्के शुरू से ही, पावर हिटिंग और ये सारा कुछ। बट ये दोनों आर्टिस्ट हैं, ये एक ऐसी तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं जो समझना मुश्किल है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शायद समझ में आ जाएगी। गो के कल तो आउटस्टैंडिंग खेल गए और यही वो कहते हैं दोनों, और यही बात सब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर इतना वनरेबल है कि रिजवान बाबर को ऐसे ही खेलना पड़ता है। लेकिन आई थिंक कल तो जो उनकी वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप थी, इसके अलावा बाबर उनकी डबल सेकंड उनकी T20 100, आई थिंक सिर्फ तारीफ ही बनती है। और जितना सराहा जा कम है, स्पेशली बाबर के लिए, जब वो आउट ऑफ फॉर्म थे, जिस ग्रैंड अंदाज से वो वापस आए हैं, रिजवान ने जिस तरह उनको सपोर्ट किया है, तो मेरे ख्याल में स्ट्राइक रेट वाली डिबेट हो, फॉर्म वाली डिबेट हो, उसको कल तो इन दोनों ने बिल्कुल ही जो है ना वो समझ लीजिए कि उसको खत्म कर दिया है। आप सही कह रहे हैं कि कल मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी अब्दुल गफ्फार साहब, उसमें बाबर आजम ने तनकीद करने वालों को खूब जवाब दिए और भरपूर जवाब दिए। लेकिन इस जवाब के बाद आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि उनको अब आगे भी परफॉर्म करना पड़ेगा इसी तरीके से? देखिए, करते आ रहे हैं। अगर आप देखें तो एक दुनिया का बेहतरीन वर्ल्ड नंबर 1 T20 रैंक बैट्समैन है, दूसरा नो डाउट बिल्कुल अभी वो चौथे नंबर पर है। और किसी ने क्या खूब ट्वीट किया कि बुध को जो है वो बाबर तीसरे चौथे नंबर पर आए और जो विराट को सेंचुरी मार दी, यानी कि अब दोबारा ऊपर वापस आ जाएंगे। पहली बात है, सेंचुरी T20 में इतनी आसान चीज नहीं होती। अब बिल्कुल देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बाबर ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां भी बड़े तहम्मुल से जवाब दिया था। रिजवान थोड़ा जज्बाती हो गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मेरे ख्याल में थोड़ा सा बस फोकस खेल पे ही रखें तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये चीजें इनके बारे में ना ही तो अच्छा है। हम चाहते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं ये बिल्कुल किसी किस्म के तनाजे में या इनके बयान डिस्कस ना हो रहे हो, बल्कि ये खुद इतने बड़े प्लेयर्स हैं, इनके रन्स बोलते हैं, इनकी परफॉर्मेंस बोलती है। मैं अगेन कहूंगा कि इनकी बैटिंग को समझना, अंडरस्टैंड करना बड़े बड़े क्रिकेट पंडित के लिए भी मुश्किल हो जाता है। देखिए, मिकी आर्थर भी कहते आए कि भाई पाकिस्तान को नया ओपनर ट्राई करके बाबर को नंबर 3 पे लाना चाहिए, इसी तरह ऐसी बात। और देखिए, जैसे रिजवान ने कहा था कि हर कोई चाहता है पाकिस्तान का भला हो जाए, तो बहरहाल अगर भला इस तरह होना है कि दोनों ने रन करने, ये दोनों ही हमें जितवा सकते हैं, तो फिर हमें इस पे भी खुशी होना चाहिए। तो तनकीद बराए तनकीद इन पर भी नहीं होनी चाहिए, और अगर ये अच्छा खेलें तो दिल खोल के तामीर होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं,
बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन गफ्फार साहब सिर्फ अब कल की जो परफॉर्मेंस थी, यस वी हैव सीन द बैटिंग हैज डेफिनेटली इंप्रूव्ड ऑब्वियसली, मतलब दुनिया आप देख रही है, मेरे ख्याल चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे होंगे इस वक्त हमारे। लेकिन अगर हम फील्डिंग की बात करें थोड़ा सा, तो वहां पर आपको क्या लगता है कि क्या सिचुएशन है, क्या हाल है, एनीथिंग अलार्मिंग अकॉर्डिंग टू यू? आप इंग्लैंड की फील्डिंग की बात करिए, पाकिस्तान की पाकिस्तान की फील्डिंग, पाकिस्तान की। मैं इंग्लैंड इसलिए कह रहा हूँ जान पूछ के मैंने आपको सवाल किया, क्योंकि इंग्लैंड ने भी कल एली खेल से जो कैच किया रिजवान का, उसके बाद उनको बहुत मार पड़ी है। हाँ, वैसे कल उनकी मिसफील्ड काफी सितारे अच्छे नहीं थे गफ्फार साहब, कल उनके सितारे अच्छे नहीं थे। हाँ, कल उन्होंने, मुझे लग रहा है कि हमारे साथ थोड़ा सा उन्होंने भी सोचा कि चलिए आज हम भी इसी करते, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान की कैचिंग है ना, उसको इम्प्रूव होने की जरूरत है। T20 में तो आप देखिए रिजवान का एक कैच का छुटा, उसके बाद जो मोमेंटम पकड़ा है रिजवान बाबर ने, और यहाँ तक कि बाबर ने खुद भी कहा कि वो ड्रॉप कैच के बाद एक नई जो है ना वो हमारी जो रन चेज है उसके अंदर एक नया स्पार्क आया, जो कि आपको हिम्मत बन जाती है कि अब आपको चांस मिल गया, अब आप और बेहतर खेलेंगे। एक कैच T20 क्रिकेट में बहुत तब्दीली करता है पाकिस्तान की। ये देखिए, हमें जीत में भी ना खामियां तलाश करके अपने आप को बेहतर करना है, बिकॉज वर्ल्ड कप का साल है। आप देखिए भारत को भी 208 रन कंसीड करा दिए भारत ने भी टेंशन बची हुई। मैं उनके कल मीडिया को सुन रहा था, वो भी परेशान है कि भाई हमारी T20 टीम को क्या हो गया, हम तो 208 करके भी हार गए। सो इस वक्त हर एक जीत की बड़ी वैल्यू है और हर एक हार भी जो है ना मोराल को डाउन कर देती है। तो इस जीत की पाकिस्तान को अशद जरूरत थी। ये जीत पाकिस्तान को न सिर्फ एतमाद दे गई है, बल्कि इस जीत ने हरीफ टीमों को भी पैगाम दिया कि देखे भाई, हमारे मुल्क में स्ट्राइक रेट पे जितनी बहस हो जाए, जितनी मर्जी पंडित बाबर रिजवान पे बात कर लें, लेकिन ये क्या कर सकते हैं कि 200 रन, ये 170 रन भी नहीं थे, 200 रन बगैर किसी नुकसान के चेस करवा सकते हैं। तो अगली टीम को भी मैसेज चला गया भाई कि डिबेट अपनी जगह, बट इनकी परफॉर्मेंस तो देखिए, इनकी क्लास देखिए, दूसरा देखिए एक दूसरे के लिए कितना खुश होते हैं और जब कर रहे थे, कितना खुश होते हैं। अब तो गफ्फार साहब, आप समझते हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के परफॉर्मेंस से मिडिल ऑर्डर बहुत खुश हो रहा होगा कि हमें खेलने का मौका नहीं मिला, ये तो हम एक बार फिर एक्सपोज हो जाते। मुझे थोड़ा सा बताइएगा, खुशदिल शाह, हम बैटिंग में तुमको परफॉर्म करता नहीं देख रहे, लेकिन फील्डिंग में भी उन्होंने माशाल्लाह बहुत जो है वो मिसफील्ड किया है। आपके ख्याल में कुछ तब्दीलियां मुतवक्के हैं अब अगले मैच में? देखिए, आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं शाहजेब। अगर आप देखें तो आपकी टीम में आसिफ अली, खुशदिल शाह, इफ्तिखार, यही 3 मिड ऑर्डर के ऑप्शंस हैं। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी लड़कों को इससे पहले चांस नहीं दिया नेशनल टीम के अंदर। मोहम्मद वसीम साहब का मैंने इंटरव्यू किया था आपसे 3 दिन पहले अपने शो पर शाहजेब, तो मैंने सवाल किया कि क्या वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आप तब्दीली करेंगे, तो उन्होंने सिर्फ फखर जमान की ही बात की कि फखर की इंजरी का इशू है, शायद हम वहां पर फंस ना जाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शाहजेब कि ये सीरीज, आपको पता है ना कि हम जो मीडिया पे आज तबसरा कर रहे हैं, आज और 10 चैनल पे बात हो रही होगी, इसी तरह इंटरनेशनल मीडिया पर, तो हमारी क्रिकेट में भाई एक चीज बड़ी सिग्निफिकेंट है कि हार जीत दोनों असरअंदाज होती है। ये तो कोई तब्दीली नहीं होगी, और अगर गड़बड़ हो गई तो तब्दीली भी होगी, और आप और मैं यहाँ बैठ के अभी टीम की तारीफ रहे हैं, तो फिर हम, आपको पता है जब हार होती है तो हम क्या करते हैं सारे, तो वो सारा कुछ काउंट हम कर चुके हैं, हमारा रिकॉर्ड वैसे कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, हम तो फौरन ही तनकीद करते हैं। आज का मैच भी होने वाला है, आपको क्या लगता है शादाब की वापसी हो सकती है? बिकॉज ऑब्वियसली इस तरह स्पिनर को करना चाहिए था, उस तरीके से उस्मान कादिर नहीं कर सके। सो व्हाट डू यू थिंक, आज में वापसी हो सकती है? देखिए, मैं तो सच कल ही एक्सपेक्ट कर रहा था, और मुझे लगता है थोड़ा सा वसीम या शादाब का ना खेलना अब तक मुझे सरप्राइज कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट वरना शायद इनसे कराती। आई होप दे आर फिट, आई होप दे आर मैच फिट, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी मोटी निगल्स होती हैं, तो फिर आप वर्ल्ड कप की वजह से रिस्क नहीं लेते। और शादाब की जगह बिल्कुल बनती है, सिर्फ इस वजह से भी कि वो बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, बल्कि इस वजह से भी कि हमारा जो मिडल ऑर्डर है उसको सपोर्ट करते हैं, वो उनकी जो स्पिन के खिलाफ एवरेज करते हैं। पाकिस्तान को अगर आप देखो तो प्रॉब्लम ही आ रहा है कि हसरंगा से लेकर मुइन, राशिद, कल तो बाबर रिजवान ने तो कल बहुत ही पिटाई की आज मुइन की और राशिद की, स्पेशली मुइन अली के ओवर में जो 21 रन बने। आप यकीन करेंगे आखिरी 8 ओवर में 96 रन चाहिए थे, और हम स्टेडियम में बैठ के ये सोच रहे थे यार इतनी लंबी पार्टनरशिप हो, खैर करे मैच फिनिश हो जाए, बट मैच फिनिश हो गया क्योंकि पड़ गए। बट मुझे लगता है माया, जो आपका सवाल था, अगर शादाब 100% फिट है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि शायद आज के मैच में या अगले मैच में तो कम से कम वो जरूर खेलेंगे।
चलें ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द कमिंग मैचेस, बट यस ब्रिलियंट मैच, व्हाट अ मैच फॉर ऑल द शायकीन। तो अब यह है कि बहुत शुक्रिया अबू गफ्फार साहब, हम हमारे साथ थे, आपने वक्त निकाला और बहुत ही अच्छे दिन पर हमने आपसे बात भी की, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो एज वेल। और हमें आगे बढ़ते हैं जनाब। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे मामला हैं जिसका जिक्र भी करना है। आज बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात भी करवानी है। मुलाकातों से पहले हमें जिक्र ये जरूर करना है जो कि हम डेली बेसिस पे करते हैं कि सैलाब मुतासिर इस वक्त किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। सिंध भर में सैलाबी सूरत हाल है, ये अब सब जानते हैं, रोजाना हम देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर भी, सोशल मीडिया पर वीडियोस भी आ रही हैं, हम सब इससे वाकिफ हैं। लेकिन वहां पर जो लोग हैं वो डेंगू से मुतासर हो रहे हैं, मलेरिया से हो रहे हैं, स्किन डिजीजेस से हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वहां पर जो सांप है उसकी तादाद बढ़ती जा रही है और गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 134 अफराद को सांप ने काटा है, जबकि सैलाब की वजह से सांप सड़कों पर, अवाम के घरों में, वहां पर लोगों के घरों में दाखिल हो गए हैं और लोग बड़े परेशान हो के ज़ाहिर है उनके पास कोई जगह नहीं है वहां से कहीं जाने की, तो वो फिर उन घरों तक महदूद हैं और वहां पर जब सांप भी आ जाए माया तो फिर वाकई जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। एग्जैक्टली शाहजेब आप बता रहे हैं, जिस तरह वैक्सीन को ताले लगाए जाने या फिर अमला मौजूद ना होने पर मुतासरा अफराद कई किलोमीटर और घंटों का सफर तय करके कराची आ रहे हैं। अब ये चीज तरह बाहर आ रही है, ये मजीद जानते हैं इसके हवाले से नुमाइंदा 92 न्यूज इब्राहिम रिंद से कि क्या मामला है। जी इब्राहिम रिंद साहब हमें बताइए ये क्या मामला है, स्नेक के जो बाइट्स हो रहे हैं, सांप जिस तरीके से डस रहे हैं और आवाम को इस वक्त बेसिक्स भी जो है उनकी इलाज की मुहैया नहीं है, उनको बहुत दूर तक चल के आना पड़ रहा है। जी बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल सिंध भर में सैलाबी सूरत हाल है और सैलाब से मुतासरा अफराद जो है सड़कों पर और गली महलों में बैठने पर मजबूर हैं। बड़ी तादाद में लोग जो है मुख्तलिफ इलाकों में और रिश्तेदारों के पास भी जाने पर मजबूर हैं, लेकिन सैलाब की वजह से ज़्यादातर जो है वो सांप निकल कर आए हैं और बड़ी तादाद में लोगों को सांप काट भी रहे हैं। सिंध के मुख्तलिफ अजला में सांप के कांटे की वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से लोग कई किलोमीटर दूर आके सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल और अब्बासी शहीद समेत कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है जिना अस्पताल कराची के वार्ड नंबर 5 में, जो कि नेशनल पॉइजन कंट्रोल सेंटर भी है। मेरे कैमरामैन तलाब अख्तियार मेरे सीधा की तरफ दिखा सकते हैं कि यहाँ पे ये बलूचिस्तान, सिंध, साकरो, ठट्ठा, बदीन और दीगर अजला से लोग यहाँ पर आके अपना इलाज करा रहे हैं। जिस तरह ये नन्ही सी बच्ची है, इसके पाँव पे सांप ने काटा है और इनके वालिदैन परेशान है। साथ साथ आप देख सकते हैं कि दीगर बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनको सांप ने काटा और यहाँ पर इलाज चल रहा है। इसी तरह यहाँ पर इस वार्ड में तकरीबन 7 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं जिनको सांप ने काटा, जबकि उल्टे हाथ की तरफ भी अभी भी मरीज़ मौजूद हैं जिनको सांप ने काटा और यहाँ पर उनका इलाज जारी है। इस जिना अस्पताल में बेहतर सहूलतें फराम की जा रही हैं, माहिर अमला यहाँ पर मौजूद है जिनकी निगरानी में इनका इलाज जारी है। लेकिन मुख्तलिफ अजला में सांप के कांटे की वैक्सीन न होने की वजह से कई किलोमीटर दूर आकर ये अपना इलाज कराने पर मजबूर है। तो एक शख्स हमारे साथ मौजूद है जो कि ठट्ठा से आया है, अपने प्यारे को लेकर आया है, उसको भी सांप ने काटा है। तो इतना दूर से आने वाले ठट्ठा के मरीज़ के रिश्तेदार से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आप क्या कहेंगे, कितने यहाँ पे कितने घंटे लगे पहुँचने में और इलाज से मुतमईन है आप सांप के कांटे के हवाले से? जी बिल्कुल, हम यहाँ पर जब आए थे तो हमें ये महसूस हुआ कि अब हम जो है ना सेफ सिटी में आ गए हैं। रिसेंटली 10 दिन पहले कोबरा ने काटा था मेरे एक दोस्त के बेटे को, वैक्सीन नहीं मिली, उसको रवाना कर दिया गया। साकरो तक आए, साकरो वालों ने भी जवाब दिया कि हमारे पास कोबरा की वैक्सीन नहीं है। जो हमारे पास वैक्सीन है वो लाइट की वजह से ख़राब हो चुकी है, हम नहीं लगा सकते वो इंजेक्शन। उसको रेफ़र कर दिया गया, वो मेरे ख्याल से घारो उन्होंने क्रॉस किया, उसका इंतकाल हो गया। गुमरान हुए, ज़ाहिर सी बात है उनको सोचना चाहिए नहीं यार, इतना बड़ा सैलाब आया हुआ है, आफत ज़्यादा करार दिया गया, डिस्ट्रिक्ट को आफत ज़्यादा करार दे दिया गया। उसके बावजूद भी अगर इमरजेंसी की किटें आपके पास मौजूद नहीं है, इमरजेंसी में जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो नहीं है, तो आप क्या समझेंगे, क्या दे सकते हैं ये, इनसे क्या बंदा उम्मीद रख सकता है? तो आप खुद समझदार हैं कि भाई जब एक सांप काटने की वैक्सीन नहीं है, उसके अलावा क्या हो, ये तो एक समझो कि इमरजेंसी वैक्सीन हो गई, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है कि फ़ौरन पेशेंट को देनी चाहिए। अब वो खुद उसके लिए भी हमें जो है किसी के पास जाके झुकना पड़ता है, मिन्नतें करनी पड़ती है। 134 जो केस हैं वो महकमा सेहत ने जारी किए कि 134 सांप के कांटे के केस रिपोर्ट हुए हैं जुलाई 2022 से अब तक। इसी तरह कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में भी रोज़ाना की बुनियादों पर सांप के कांटे के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इन्होंने हुकूमत से और महकमा सेहत से भी अपील की कि खुदारा तमाम अजला में सांप के कांटे की वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि ये कई घंटों का सफ़र करके यहाँ के कराची के अस्पतालों में इलाज कराने पर मजबूर ना हों।
बिल्कुल सांप पे कांटे की वैक्सीन को यकीनी बनाया जाए, जैसे कि हमें इब्राहिम रिंद बता भी रहे हैं कि मुख्तलिफ अजला में वैक्सीन ना होने की वजह से लोग कई 100 किलोमीटर सफ़र करने पर मजबूर हैं। उसके बाद वहां तक ले जाना, उसमें भी ये खतरा होता है कि आपके पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ये वाकई खतरनाक बात है, इसमें मेरे ख्याल में हुकूमत को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, मेरे साथ और माया के साथ। और इस वक्त जो माया है वो कुछ हिसाब किताब कर रही है, क्योंकि जब बिजली की बात आती है तो हर शख्स अपने फोन का कैलकुलेटर खोलता है या पेज निकालता है, उसके बाद हिसाब करता है। माया, आपका बिल इतना ज्यादा आ गया जो आप इतने हिसाब कर रही हैं? बहुत ज्यादा आ गया। आपको पता कितना आया? ऑलमोस्ट 85,000, ऑलमोस्ट 85,000। और क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हिसाब लगा रही हूँ कौन से एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, फोन भी लिमिटेड है, एक केबल है जो घर में लगा होता है, जो हर एक घर में लगा होता है, उसकी केबल रहता है। अच्छा, अगर पर्सनल एक्सपेंसेस की बात करूं तो जो मेरे कपड़े हैं वो भी मैं अपने कपड़े रिपीट ही कर रही होती हूँ, मैं एक्स्ट्रा कपड़े नहीं खरीदते। अब ये समझ नहीं आ रहा कौन से एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं जिनको कट डाउन करके हम बिल अदा करने के पैसे जमा करें। अक्सर हमारे बड़े ये बात करते थे, हम सब ने ये घरों में देखा है कि वो कहते थे कि आप बिजली ये बंद कर दें, फजूल जो बिजली ऑन है उसको ऑफ कर दें, पंखे चल रहे हैं तो उसको बंद कर दें, लाइट्स ऑन है उसको बंद कर दें। अब तो लोग घरों में ये चीज खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपका बिजली का बिल किसी वक्त भी कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए अब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि अपनी एक सेविंग इसलिए अलग कर दें ताकि जब बिजली का बिल आए तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप सेविंग हमें बिजली के बिल के लिए भी करनी पड़ेगी। नहीं करनी पड़ेगी। आपने बिल पे कर दिया? मेरा भी आने वाला है, राइट। तो जिस तरीके से हमारे बिल्स अब आ रहे हैं, सर शाजिब ने कहा ना, अब हम जैसे कि कमरे में जाकर कमरे से वापस आने के बाद हम भूल जाते थे लाइट, अब वो नहीं भूल सकते आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। ना पंखा भूल सकते चलता हुआ, ना लाइट भूल सकते। जो छोटा सा एक लैम्प चल रहा होता है लाउंज में, जो पूरे चारों तरफ कोनों में रोशनी दे रहा होता है, आई ट्रूली अंडरस्टैंड, बिकॉज हम भी अपने घर में वही। हालांकि डॉक्टर्स कहते हैं आंखों के लिए बड़ा नुकसानदेह है, हमें घर में रोशन रखना चाहिए। तो फ्यूल एडजस्टमेंट जो हो रहा है ना, वो हमारी लाइफ की एडजस्टमेंट्स में नहीं समझ में आ रहा कि हम किस तरीके से उसको एडजस्ट करें, हम किस तरीके से उसको अडेप्ट करें। लेकिन आइडिया शाजिब बहुत अच्छा है कि हम एक्स्ट्रा कुछ बना के रखें, कमेटी डालना शुरू कर दें, बिकॉज आपको शायद कभी अब कमेटी इसके लिए डालनी पड़ेगी। आज शहर में जमात इस्लामी की जानिब से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी रेफरेंडम शुरू हो रहा है और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान के मुताबिक बिजली के बिलों में ड्यूटीज और इलेक्ट्रिसिटी यूनिफॉर्म टैरिफ फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ने जीना दोभर कर दिया है। ये हम सब देख रहे हैं। इसी पर बात भी कर लेते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान साहब ने हमें ज्वाइन भी किया है। हाफिज साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज साहब, ये अवामी रेफरेंडम क्या है? देखें, इस वक्त जो बिलों की सूरत हाल है आप लोगों ने खुद ही बता दिया कि बिल किस तरह से आ रहे हैं। अगर आप उस बिल की तफसीलात में जाएंगे ना, जो इन्होंने अभी माया ने बताया है, तो आपको पता चलेगा जो आपका बिल है ना, वो इससे आधी से भी कम रकम का होगा। और उसके ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, फिर उसके पास जनरल टैक्स, फिर उसके पास इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 235, फिर उसके पास ड्यूटी, फिर फर्दर ड्यूटी, फिर जो है वो क्वार्टरली आपका जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस अलग होगा। और ये कर करके फिर उसके बाद टीवी लाइसेंस की फीस भी होगी। और अब कराची में म्यूनिसिपल चार्जेस भी जो है लगा दिए। जी। तो आप ये बताइए, आपके इस सब की मौजूदगी में आप कैसे जिएंगे? आप कितनी लाइटें बंद करेंगे? कल मुझे एक साहब ने बताया 1 यूनिट था उनका, और उनका 4,500 रुपए का बिल आया था, इसलिए कि उनका घर बंद था, यूनिट उनके जो है वो चले नहीं। भाई आप मीटर रेंट ले लें 200-300 रुपए जो भी आपका होता है। ये पैसे कहां से आए? ये पैसे जून की फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के पैसे थे जो आपके पास लग कर आए। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त आवाम से लूट मार का सिलसिला जारी है। हमारे कराची में के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट कंपनी है। 17 साल पहले ये इदारा प्राइवेटाइज किया गया, मुआहदे हुए, मुआहदे के मुताबिक अमल दरामद नहीं हुआ। ये फ्यूल एडजस्टमेंट क्या होता है? ये फ्यूल एडजस्टमेंट ये होता है कि जो फ्यूल इजाफी तौर पर खर्च किया जाता है कंपनी की तरफ से, वो उसके पैसे बिल के अलावा चार्ज किए जाते हैं। इनके मुआहदे तो देखिए आप। अब हमें नहीं मालूम कि वो ऑयल कितना इन्होंने खरीदा है, इनको गैस कितने की मिल रही है, RLNG ये कितने की ले रहे हैं, और ये किस प्लांट पे चला रहे हैं। ये फरसूदा प्लांट के ऊपर चलाकर ज्यादा कंजम्पशन कर दें और हमारे ऊपर ज्यादा फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस इसलिए लगा दें कि इनको रेवेन्यू चाहिए होता है, कैश फ्लो चाहिए होता है, और इनके कैश फ्लो को हम भुगते हैं, और एक ये प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट कमाती रहे। तो भाई कोई पूछने वाला है इनसे? पता चला पूछने वालों की तरफ जाते हैं तो सारे के सारे इनके साथ मिले हुए होते हैं। कोई पार्टी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है।
सिंपल इज दैट। कोई पार्टी भी, कोई का मतलब कोई, ना नून लीग तैयार है, ना पीपल्स पार्टी तैयार है, ना पीटीआई तैयार है, ना एमक्यूएम तैयार है। ये सब हुकूमतों में रहे, आरिफ नकवी, अबराज कैपिटल के इलेक्ट्रिक माफिया को सपोर्ट करते रहे, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप नेपरा में जाते हैं, नेपरा इनको फेवर देता है, कहीं कहीं को रिपोर्ट दे देता है इनके खिलाफ, वो के इलेक्ट्रिक स्टे में चले जाता है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने 40-40, 50-50 करोड़ रुपए साल के अपने कानूनी मद्दात में रखे हैं। यानी वकला भी ये हमारे पैसों से हायर करते हैं, ये हमारे ही जेबों पे डाका डालकर हमारे ही खिलाफ केस लड़ते हैं, और ये पैसे भी हम फराम करते हैं हुकूमत की मिली भगत के जरिए से। स्टे में चले जाते हैं, 5-5 साल तक वो स्टे खत्म नहीं होता, नेपरा उसकी फॉलोइंग नहीं करती, हम कहां जाएं? तो इसलिए हमने फैसला किया कि हम कानूनी जंग तो लड़ रहे हैं। आज भी मैं एक केस फाइल कर रहा हूं म्यूनिसिपल चार्जेस के नाम पर, मैं अभी यहां से हाई कोर्ट ही जा रहा हूं, और इंशाअल्लाह ताला हम इनका अदालती और कानूनी मैदान के अंदर भी पूरा मुकाबला करेंगे। नेपरा की हर हियरिंग में हम शरीक होते हैं, लेकिन हम अवाम की अदालत में भी जा रहे हैं, इसलिए कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अदालतों में फैसले वक्त पे नहीं होते। मुतालबा है? बिल्कुल बिल्कुल। मुतालबा ये है कि फौरी तौर पर तो ये जो म्यूनिसिपल चार्जेस हैं इसको तो फौरी तौर पर खत्म किया जाए। किसी प्राइवेट कंपनी या बिजली की कंपनी का काम ये नहीं है कि पानी का बिल भी ले, बिजली का बिल भी ले और कचरे का बिल भी ले, और फिर कल को कहेंगे कि सड़क पे चलने का, ये बेसिकली सड़क पे चलने के ही चार्जेस हैं, जो कंजर्वेंसी चार्जेस और फायर फाइटिंग चार्जेस और सब के नाम के ऊपर इन्होंने म्यूनिसिपल चार्ज लगाया है। ये वही वाला बिल है कि हम सड़क पे चलते क्यों हैं, तो हम सांस, अब तो सांस लेने पर बिल आएगा। अव्वल तो वो सांस भी मुहैया जो कर रहे हैं, वो हवा भी जो दे रहे हैं वो गंदी दे रहे हैं, पॉल्यूटेड दे रहे हैं, वो सड़क पे चलना भी हमारे लिए, जी बिल्कुल होने वाला है। आप देखिएगा कुछ दिनों में कहेंगे कि एनवायरमेंट के नाम पर एक बिल लगाया जाएगा, एक चार्ज लगाया जाएगा, क्योंकि आप भी एडजस्टमेंट का बिल देना है आपने। अच्छा बिल्कुल। अच्छा हाफिज साहब, यहाँ पर ये जरूर बताइएगा, जिस तरीके से हम एक कंपनी को देखते हैं और किसी भी सेक्टर में कोई एक कंपनी हो तो फिर उनकी मोनोपोली बन जाती है, आपके ख्याल में नई कंपनी इसका मुतारिफ कराना इस वक्त कितना जरूरी है इन शहरों में, खासतौर पर इस बड़े शहर में, ताकि ये मोनोपोली खत्म हो? एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। देखें, इनका लाइसेंस एक्सक्लूसिव लाइसेंस है, जिस पर हमने पहले दिन से तहफ्फुजात का इजहार किया, और नेपरा की हियरिंग इस बात की गवाह है कि देखें, जमात इस्लामी के अलावा तो कोई जाता ही नहीं है इनके खिलाफ, ये तो आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। अभी भी सब लोग सिंध गवर्नमेंट को तो बुरा भला कहेंगे, जिसको हम उनसे ज्यादा बुरा भला कहते हैं इसलिए कि वो सब गवर्नमेंट में रहते हैं, लेकिन कोई के इलेक्ट्रिक को बुरा नहीं कहता। अब मुझे ये बताइए कि इस के इलेक्ट्रिक को हुकूमतों ने मिली भगत करके हम पर मुसल्लत किया, एक्सक्लूसिविटी राइट्स दे दिए कि अब आप पैदावार भी करें, यानी जनरेशन भी हो, ट्रांसमिशन भी हो, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो। होना ये चाहिए था कि इन तमाम 3 शोबों की अलग-अलग कंपनियां होनी चाहिए थी, और उसमें भी कंपटीशन होना चाहिए था। कोई कंपटीशन नहीं है। हम जब नेपरा में गए तो हुकूमत जो है वो इनको फेवर देने लगी। सुप्रीम कोर्ट में गए, बड़ी अहम बात बता रहा हूं मैं आपको, सुप्रीम कोर्ट में गए तो बेईमान, जो ईमानदार पार्टी थी जिसने बेईमानों को और चोरों को ललकार कर इख्तिदार में आने वाले लोग थे, उनके बड़े बड़े जुगादरी वुजरा, क्या असद उमर और क्या रज़ाक दाऊद, सब जज के चैम्बर में चले गए कि इनका लाइसेंस एक्सक्लूसिविटी का खत्म ना करें। चैलेंज करता हूं, अगर गलत बात हो तो आए असद उमर और बताएं कि उन्होंने के इलेक्ट्रिक को फेवर दिया था कि नहीं दिया था। गवर्नर हाउस चाहे इमरान इस्माइल बैठा हो या मोहम्मद जुबैर नून लीग का बैठा हो, या सिराजुद्दौरानी कायम मुकाम हो पीपल्स पार्टी के, या गवर्नर इशरतुल इबाद हो एमक्यूएम के, ये सारे के सारे के इलेक्ट्रिक माफिया के सहूलतकार, सारे के सारे के इलेक्ट्रिक माफिया के सहूलतकार। और गवर्नर हाउस अड्डा बनता है के इलेक्ट्रिक का, वहीं से फैसले होते हैं, झूठे ऐलानात करते हैं कि ये लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और फेवर इनको ही मिलता है। इसलिए हम लड़ रहे हैं सबसे, आवाम के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, इसलिए हम आवामी रेफरेंडम कर रहे हैं। लोगों से पूछेंगे, शाहजेब से जरा मुझे मेरी नॉलेज में इजाफा कीजिएगा, क्या ये सारा जो फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में आ रहा है सारा, तो क्या हम 100% फ्यूल की एडजस्टमेंट में जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं, या हमें अगर नहीं कर रहे हैं पूरा टोटल फ्यूल में फुल यूटिलाइज नहीं कर रहे तो फिर हमें फ्यूल एडजस्टमेंट में सारा, यानी कि हाफिज साहब, हमारी जो बिजली इस्तेमाल हो रही है या जो हम बिजली खरीद रहे हैं वो तमाम बिजली ऑयल या तेल से तो नहीं ना बनाई जा रही, और भी बहुत सारे जराए हैं, चाहे वो विंड हो या दीगर हो, जिससे बिजली बनाई जा रही है, तो फिर हम 100% अपने यूनिट पर ये पे क्यों करें? बहुत एक अच्छी बात आपने कही है। देखें, पाकिस्तान में इस वक्त बिजली ज्यादा है सीए, और उसकी जो कंजम्पशन है कम है, इसलिए कि आईपीपी से बहुत सारे मुआहदे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किए थे। अब इस बात को समझें कि जब पाकिस्तान में ओवरऑल बिजली ज्यादा है तो ज्यादा बेहतर तो यह होना चाहिए ना कि जो सस्ती बिजली बन रही है हाइड्रल से या दीगर जराए से, वो बिजली प्रोवाइड की जाए कराची के लोगों को भी। और एनटीडीसी यानी नेशनल ग्रिड से जो बिजली 1000 मेगावाट के इलेक्ट्रिक को दी जा रही है, आप 2000 मेगावाट दे दें, आपको तो अदायगियां करनी ही करनी है। आप टेक और
क्या नाम है, टेक और पे के का मुआहदा है कि अगर आप खर्च करेंगे नहीं करेंगे, पैसे तो आपको देने ही देने इन आईपीपीज को। तो जब आपको पैसे देने हैं और बिजली मौजूद है, तो ये बिजली फिर आप प्रोवाइड क्यों नहीं करते के इलेक्ट्रिक को? के इलेक्ट्रिक को प्रोवाइड करने के बजाय होना ये चाहिए कि के इलेक्ट्रिक की करें छुट्टी जनरेशन से। इनसे तो कहें भाई तुम क्यों प्रॉफिट कमाओगे, तुम साइड पे बैठो। और नेशनल ग्रिड से कराची को कम से कम 2 से 2.5 हजार मेगावाट बिजली मिल सकती है। बाकी इनके अपने जो नए प्लांट जिनके बारे में 4 साल से कहा जा रहा है कि आ रहे हैं, उसको चलाएं। तो ये बिजली आधी कीमत पर आ जाएगी और फिर ये फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर, यानी ये तो चार्जेस आधे हो जाएंगे और फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर जो 11 रुपए यूनिट और 9 रुपए यूनिट और 10 रुपए यूनिट इजाफी चार्जेस होते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो कराची के लोगों का ये बिल आधे से भी कम हो जाएगा उस स्लैब के मुताबिक कि जो स्लैब अभी भी बहुत ज्यादा है। तो आप ये बताइए कि ये ज्यादती हमारे साथ क्यों हो रही है? हम टैक्स देते हैं भाई, हम 54% एक्सपोर्ट करते हैं। हमने पिछले साल के मुकाबले में इस साल 42% टैक्स ज्यादा दिया है कराची ने। ना यहाँ तुम सड़कें दो, ना तालीम दो, ना सेहत की सहूलत दो, अस्पताल भरे हुए और कोई जगह नहीं है। और यहां पर जो है डेंगू में लोग परेशान है, कोई स्प्रे करने वाला नहीं है। तुम कोई सहूलत ना दो और चार्जेस पे चार्जेस लगाओ। तो इसके खिलाफ फिर हम अवामी रेफरेंडम कर रहे हैं। हम आवाम से ये राय ले रहे हैं। सवाल हमारे जो है वो पॉइंट्स ये हैं कि अगर ये म्यूनिसिपल चार्जेस खत्म नहीं होंगे तो हम बिल नहीं देंगे। हमें क्लॉ बैग की मद के 50 अरब रुपए मुआहदे के मुताबिक वापस मिलने चाहिए। अब आप कहेंगे ये क्या चीज है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। मुआहदा ये हुआ था एक प्राइवेट कंपनी के साथ कि जब शेयर्स दिए गए थे कि जब आप प्रॉफिटेबिलिटी में आएंगे तो आप अवाम के साथ इसको शेयर करेंगे। जहां इनको इतनी बेशुमार मराहत मिल रही थी, प्रॉफिट में आने के बाद अवाम के साथ इस प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ये रकम अब 50 अरब रुपए बन चुकी है, लेकिन ये पैसे अदा नहीं किए जा रहे अवाम को। नेपरा ने फैसला दिया, ये हाई कोर्ट में चले गए, 5 साल से कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा। और मैं हैरान हूं कि हमारे अदालती निजाम पर कि कराची के लोगों का ये हक है कि उनको बिलों में ये पैसे वापस मिले, लेकिन ये पैसे वापस नहीं किए जा रहे। अगर ये पैसे वापस नहीं किए जाएंगे और अगर इनका फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होगा, यानी हम तो ये कहते हैं कि फॉरेंसिक ऑडिट, एक ऑडिट वो होता है जो रैंडम ऑडिट होता है, एक होता है कि चिंदी की चिंदी पकड़ेंगे हम, एक एक इनका जो है वो पेपर देखेंगे, कौन कौन सी पार्टी, अगर पीटीआई, अगर नून लीग, अगर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम इनकी सहूलतकार हैं, जैसा कि हम कहते हैं, कागज बताते हैं और कराइन बताते हैं, तो फिर इन सहूलतकारों को भी पकड़ा जाए और बेनकाब किया जाए। हमारा पॉइंट यह है कि इनका लाइसेंस कैंसिल करें और नई कंपनियों को इनवाइट करें। जनरेशन तो बिल्कुल इनके हाथ से ले लेनी चाहिए। तो ये जायज पॉइंट्स हैं हमारे, और हमने ये लिखा है कि अगर ये चीजें नहीं की गई तो हम बिल अदा नहीं करेंगे। अवाम से हमने पूछा आपको इत्तेफाक है कि नहीं है, लोग कहेंगे इत्तेफाक है तो इंशाअल्लाह ताला हम लोगों के साथ मिलकर सड़कों के ऊपर भी इनका मुकदमा लड़ेंगे और अदालतों में भी इनकी राय लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अगर लोग कहते हैं इत्तेफाक है तो आप समझते हैं आविद साहब इससे एक प्रेशर भी बिल्ट होगा अगर ज्यादा बड़ी तादाद में लोग इसके हक में जाते हैं तो? यकीनन होगा। देखिए, आवाम की राय में बहुत ताकत होती है। अगर जेन्युइन राय हो ना आवाम की तो उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और फिर सिर्फ राय नहीं देनी है, सोशल मीडिया पे भी हमने कैंपेन शुरू कर दी है। आज से हम मस्जिदों के बाहर, बाजारों में, तालीमी इदारों में, हम कोर्ट्स में जाएंगे और लोगों से राय लेंगे। और फिर उसके बाद इस पूरी राय को जो इतना बड़े डब्बे होंगे ना, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, उनको लेकर फिर हम जहां जहां कंसर्न इदारे वहां तक पहुंचेंगे। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हम आवाम की हम दस्तखत लेकर लोगों से राय ले रहे हैं। हम कोई फेक राय नहीं ले रहे। लोग अपने नंबर लिखेंगे, दस्तखत करेंगे, और जब नंबर लिखेंगे और दस्तखत करेंगे तो ये कोई हुकूमती रेफरेंडम या हुकूमती जो है वो कोई इलेक्शन नहीं है जिसमें ठप्पे लगते हैं या जिसमें जाली वोटर लिस्टें होती हैं। ये तो आवाम है और ये जमात इस्लामी है जिसकी क्रेडिबिलिटी है कि ये 2 नंबरी नहीं करेगी। तो इंशाल्लाह जब आवाम की जेन्युइन राय होगी तो फिर इंशाल्लाह इस जेन्युइन राय का एहतराम सबको करना पड़ेगा। जो नहीं करेगा तो फिर सड़कों पर अदालतें लगेंगी, सीधी बात है। अच्छा, फिर हाफिज साहब, अब आपने कहा कि अवाम को हम शामिल करेंगे। अवाम को किस तरीके से आपने इनवाइट किया है? क्या अभी तक कोई कैंपेन आपने रन की है? अवाम आप तक कैसे पहुंच सकती है अगर वो आपके इस रेफरेंडम और इस मूवमेंट में आपका साथ देना चाहती है तो? जी ठीक है। देखिए, आज से हमारे जो है वो शहर में कैंप्स लगना शुरू हो जाएंगे, मुख्तलिफ बड़े बड़े जो सड़क के शाहराए हैं, उनके चौराहे हैं, उनके ऊपर। इसी तरह मस्जिदों में जैसे जुमे की नमाज के बाद लोग निकल रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद होती है, वहां पर हमारे वॉलंटियर्स जो है डब्बा लेके खड़े होंगे। हम कल जो है वो हमें जाना है सिटी कोर्ट यानी सेशन कोर्ट और फिर हाई कोर्ट। फिर इसी तरह से हम जो है वो तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे वॉलंटियर्स खड़े हुए होंगे जो लोगों से जो है वो, और वो बैलेट पेपर मौजूद होगा। वो बैलेट पेपर लोग साइन करके नंबर लिख के भेजेंगे, जिसको हम चेक भी कर सकते हैं कि जाली है कि असली है। ठीक है ना? तो ये, और हम इसके लिए रेफरेंडम की एक बाकायदा ज्यूरी बना रहे हैं
शहर के अच्छे वकला और अनबाइज्ड लोग, जो हमारी पार्टी के लोग नहीं होंगे लेकिन शहर के अच्छे नाम होंगे, वो ज्यूरी भी हमने बना ली है। कुछ सनतकार उसमें शामिल हैं, कुछ उसमें हम जो है शोबिस से भी लोग लेंगे, इसी तरह स्पोर्ट्समैन भी होंगे, इसी तरह जो है वकला भी होंगे, ताकि लोगों को ये पता चले कि ये कोई ऐसे ही हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, ये सीरियस इशू है। हम ये रेफरेंडम किसी मजाक में नहीं कर रहे हैं, हम सीरियस तरीके से अवाम की राय जांचना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और हाफिज साहब, इसके साथ साथ सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि वहां पर भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो आजकल हम देखते हैं, मुख्तलिफ कैंपेन चल रही होती हैं, तो सोशल मीडिया के जरिए भी अभी जो है ना, कराई जाए। जी बिल्कुल, अभी तो हमने सिर्फ उसको लॉन्च किया है, यानी समझ ले टेस्टिंग की है। तो आपको पता है कि तकरीबन जो है ना 40-50 हजार लोग उस फॉर्म को फिल कर चुके हैं, जबकि अभी आज हमारा बाकायदा शुरू होना है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि लोग कितने तंग हैं। ज़ाहिर है, जिस भाई जब शाहजेब और माया तंग हैं, जब नईमुर रहमान तंग हैं, तो फिर जो है आप सोच सकते हैं कि सभी तंग हैं। मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक के मुलाजमीन तंग हैं। जो एक तो वो माफिया है ना जो ऊपर बैठा हुआ है, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं ऊपर, मैं आपको बता रहा हूं, जो अपने मालिकों का और जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करते हैं अवाम के खिलाफ। ये 40 लाख, 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख रुपए लेते हैं, और ये इनका काम ही है कि रिकवरी बढ़ाएं। ये एक व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं, ये कारपोरेट सेक्टर पर धब्बा है जो बैठे हुए हैं। इन सबको एक्सपोज करेंगे, ये क्यों सहूलतकार बने हुए हैं डाकुओं के और चोरों के, इनको भी एक्सपोज करेंगे के इलेक्ट्रिक माफिया को। लेकिन जो आम यहाँ पर जो उनके यहाँ रिकवरी में है, या वो जो अकाउंट्स में है, या वो लोग हैं कि जो HR में है, वो लोग तो मुझे फोन करके कहते हैं कि यार हमें कोई सहूलत नहीं मिली हुई, हमारी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, इतना प्रॉफिट ये कमाते हैं, और जब जो है वो कोई ऐसा वक्त आता है मैं बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। तो हजारों की तादाद में जो मुलाजमीन खुद केई के हैं वो तंग हैं, कराची के आम लोग तंग हैं, मिडिल क्लास तंग है, गरीब लोग तंग है। अब तो पैसे वाले लोग भी कह रहे हैं भाई हद होती है, कितना पैसा देंगे। तो जब ये कराची के लोगों का ये पूरा सबका मसला है, तो सिर्फ जमात इस्लामी इसकी नुमाइंदगी कर रही है। और हम स्कूल, कॉलेजेस, मसाजिद के बाहर और इस तरह सिग्नल्स पे भी बहुत सारे एक तबका है हमारा, जो हमारे ज़ईफ बुजुर्ग लोग हैं, जो शायद अपनी पेंशन के थ्रू या अपनी जमा पूंजी के थ्रू या उनके बच्चे बाहर होते हैं, वो अगर आप तक ना पहुंच सकें तो वो उनकी रसाई आप तक कैसे होगी? मैं उनके लिए बस एक जरा मुख्तसरन पूछना चाह रही थी। जी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने वर्कर से आज आप लोगों के तवज्जुह से भी कह रहा हूं, वैसे भी हमने उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि डोर टू डोर भी जाएं जितना जा सकते हैं। देखें, यही हमारी कैंपेन है। इलेक्शन तो दरमियान में ये आगे बढ़ाते चले जाते हैं, हम पीछे जाते चले जाते हैं, लेकिन मैं अपने तमाम वॉलंटियर से जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त जमात इस्लामी को, मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान के लोग भी अल-खिदमत और जमात इस्लामी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन कराची के लोगों में तो PTI के लोग, नून लीग के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, MQM के लोग, हर वो फर्द जिसके अंदर जमीर की कोई खलिश बाकी है, वो इस मसले पर भी और कराची के इशूज पर भी जमात इस्लामी के साथ खड़ा हुआ है। मैं इन तमाम लोगों से कहता हूं कि वॉलंटियर बने। आप छोड़ें अपनी वाबस्तगी क्या है इस शहर की खातिर, अपने मुस्तकबिल की खातिर। उम्मीद नहीं है लोगों को इस शहर से, हमारे बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, हमारे बच्चे यहां रहना नहीं चाहते। क्यों? इसलिए कि इनके लिए कोई मुस्तकबिल इन जालिमों ने नहीं रखा, महफूज नहीं है, स्ट्रीट क्राइम्स हैं, हमारी खवातीन महफूज नहीं है, इनके लिए कोई इज्जत वाली ट्रांसपोर्ट नहीं है, चिंची के धक्के हैं, टूटी हुई सड़कें हैं। तो इस शहर का कसूर क्या है? इसका कसूर क्या है कि ये पूरे पाकिस्तान की मईशत चलाता है, इसलिए इसका बेड़ा गर्क करो। हम तो इन हालात में भी पूरे पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, सैलाब जदगान के साथ खड़े हुए हैं, यहां से लोग जा जाकर खिदमतें कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, अरबों रुपए हम यहां से अल्हम्दुलिल्लाह भेज रहे हैं। हमारे भाई हैं, ये सिंधी भाई हो, ये सराइकी भाई हो, या बलोच भाई हो, लेकिन हमारे साथ भी तो कोई खड़ा हो। हाफिज नईमुर रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन जिन बातों की निशानदेही की है, इस पर यकीनी तौर पर एक्शन भी होना चाहिए, और जो आवामी रेफरेंडम आपकी तरफ से किया जा रहा है, इसका नतीजा भी हम जरूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये तो हो गई हमारी ये बात जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसके साथ साथ आपको ये भी जरूर बताना है कि जो इस वक्त सियासत में चल रहा है, खासतौर पर हम देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा वापस ना लेने का ऐलान कर दिया है, जबकि इस्लामाबाद के मुआसरे की सूरत में गवर्नर राज लगाने की धमकी भी दी गई है। माया, बिल्कुल ऐसा ही है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि वफाक का मुहासरा करने पर कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा बोले, जमहूरियत में मुहासरे नहीं होते, जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में भी हमने बताया था। इसी पे मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने। साहब गुड मॉर्निंग जी। इस्लामाबाद के मुहासरे की सूरत में गवर्नर राज की धमकी दी गई है, कैसे देखते हैं आप इसे? जी देखें जी, जो मर्जी ये कर लें, जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया, इन्होंने जाना। ये 27 किलोमीटर में जितने मर्जी ड्रोन चला लें, रबड़ की गोलियां चला लें, हजारों सिविल आर्म फोर्सेस के लोगों को बुला ले, भाई कौमी फूड की सिक्योरिटी भी कौमी सलामती का मसला आता तो ही नहीं रहा जी। हम परेशान हो गए हैं कि लोग इनके घरों को तो छोड़ें, लोग हमारे घरों की तरफ आ रहे हैं।
इनकी तरफ तो पहुंच नहीं सकते क्योंकि हम शहरों में हैं। हमारे तरफ जो सूरत हाल है वो इंतहाई नागुफ्तादे है और समाजी, सियासी, इक़्तिसादी, माशी बुरान जिस खतरे को छू रहा है वो तो इनको नासमझों को मतलूबा नताइज दे नहीं सके ये लोग। जिसने भी ये प्लान बनाया था, जो भी इसका आर्किटेक्ट था, उसने इनकी उल्टी गिनती शुरू करा दी है, इनकी सियासत को दफन कर दिया। 13 पार्टियों में से 13 पार्टियों का कोई नाम लेके बता दे कि 2, 3, 4 जो गैंग ऑफ फोर या 3 है, ये क्या करेंगे जी? ये सैलाब में लोग मर रहे हैं, आपके कैमरे दिखा रहे हैं, और वो 72वीं सालगिरह का शहबाज शरीफ जो है सारी दुनिया में खबर चलवा रहा है कि 72वीं सालगिरह का 7 स्टार होटल में आज केक काटा। इन्ना लिल्लाह है व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी बड़े लोग जो है वो समझ नहीं रहे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी तो किसी के बस में नहीं रह रही। कोई कॉल नहीं भी देगा तो भूख के मारे सड़कों पे आएंगे। और जो हालात हैं, मैं आपको अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि हम परेशान हैं कि लोगों के बिलों की, जो बिजली के बिलों की हालत है और आटे की जो किल्लत है। मैं 2 बुनियादी मसले इसमें सीरियस देख रहा हूँ। इसी वक्त की किसी जगह से एक चिंगारी निकलेगी और चश्मे ज़दन में ये शोला जवाला बन जाएगा और लोग देखते रह जाएंगे। सारे लोग हाथ में, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता जी, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, किसी का इंतजार नहीं करता। और शेख साहब हाथ निकले जा रहे हैं। जी सर जी। शेख साहब, पीटीआई का लॉन्ग मार्च इस बार क्या तब्दीली लाएगा, क्या नतीजा निकलेगा उसके बाद? क्योंकि हम हमेशा, जैसा कि आपने फरमाया भी कि 20 से 30 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो क्या ये इस लॉन्ग मार्च के बाद के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या ये लॉन्ग मार्च नतीजा खेज साबित होगा? देखिए, लॉन्ग मार्च तो फिर सबके हाथ से ही सब कुछ निकल जाएगा ना। बेहतर है कि मैंने कहा कि 15-20 अक्टूबर तक मसले तय हो जाए। मैं अभी तक तो पुरुमीद हूं कि मुल्क को बचाना है सबने, और अगर सारे ही लोग अपना इमेज, अपना वक़ार। शेख साहब, मसले कौन से तय हो जाएं? इलेक्शन का एक मामूली सा मसला है जी कि ये लाए गए, इनको इलेक्शन के रास्ते पे डाला जाए या बंद गली में डालना है, ये फैसला नहीं। और भी कोई मसला है? तैनाती का भी कोई मसला है? कोई मसला नहीं, तैनाती का क्या मसला है? तो जिसने भी तैनात किया वो कभी उसके साथ नहीं रहा। सही। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसने भी जब किसी को तैनात किया उसने हमेशा अपने अदारे की और दूसरी बात सुनी, और इसमें तारीखी रिकॉर्ड नवाज शरीफ का मौजूद है। अब वो नवाज शरीफ जो चाहते हैं वो होगा नहीं, और शहबाज भी नहीं मानेंगे। नवाज और शहबाज के भी 2 रास्ते हैं, आज हो या कल हो, आप देख। ठीक। बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। पॉलिटिकल हवाले से हमें बता भी रहे थे कि इस वक्त ज़ाहिर पीटीआई की लॉन्ग मार्च भी होने वाली है। क्या तब्दीली आएगी देखते हैं इंशाल्लाह, लेकिन इस वक्त के बाद रहेगा शाहजेब और माया के साथ। वी विल बी राइट बैक जी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। तो प्रोग्राम में सियासी बातें भी हो गई और क्रिकेट के हवाले से भी डिस्कशन हो गई, लेकिन हमने कहा था प्रोग्राम के आगाज में कि आपकी बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी करानी है, और फिर इस हवाले से जो हम बात कर रहे थे कि सैलाब की तबाहकारियों के बाद कैसे हमने रिहैबिलिटेशन करनी है, किस तरीके से वहां के लोगों को फैसिलिटेट किया जा सकता है। माया, मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है और बहुत सारे कोटेशन में से एक मैं अक्सर दोहराती भी हूँ शो में, वो ये कि एवरी चैलेंज कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी। सो वही वाली बात है, जब सैलाब की तबाहकारियां हुई तो बहुत सारे लोगों के जहनों में बहुत सारे आइडियाज भी आए। उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कुछ कर भी सकते थे और उन्होंने करके दिखा भी दिया। बात करते हैं जामिया कराची यूनिवर्सिटी के तालिब उलमों की, जिन्होंने मुस्तकबिल में सैलाब से नुकसानात पर काबू पाने के लिए घरों की तामीर का काम कम खर्च, पायदार और काबिल हरकत मॉडल पेश किया है। बिल्कुल, और ऐसा मॉडल पेश किया है जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि इसका कम वजन है, लेकिन खैर ये किस तरीके से जो है वो ऑपरेट होगा या इसका मैकेनिज्म क्या है, कंस्ट्रक्ट होगा, ये हम उनसे ही जानेंगे। लेकिन इसको मुंतकिल भी किया जा सकता है, ये मुंतकिल हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह जब सैलाब की सूरत हाल हो। तो इसी के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है हमारे गेस्ट ने इल्सा अहमद और वजीहा सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम,
सीखे हैं जी, घर से? बिल्कुल। ये जबरदस्त काम हुआ है। ये सैलाब की वजह से हुआ है गाइस, या ये पहले से ही इस पे काम हो रहा था? बेसिकली जो आर्किटेक्चर प्रोग्राम विजुअल स्टडीज डिपार्टमेंट है, इसका जो विजन है वो है ही सोशल रिस्पॉन्सिबल अप्रोचेस पर काम करना। तो हम लोग के सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इवन थीसिस के, वो इस पर बेस करते हैं। ये अपॉर्चुनिटी इस तरह हुई कि जब बारिशों में छुट्टियां मिली 1-2 दिन की, तो हम कुछ चंद फैकल्टी ने सोचा कि इसको किस तरह काम किया जाए, और फिर हमने ये वर्कशॉप का डिज़ाइन करा। मैं उसमें मॉडरेटर हूँ, वन ऑफ द फैकल्टी, और हमारे साथ टोटल 11 फैकल्टी हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि जिसमें स्ट्रक्चर इंजीनियर्स, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है क्या ये मॉडल? जी, ये मॉडल इस तरह का है, जो हमारा फ्लड है उसकी एक इमरजेंसी स्टेट होती है और एक रिहैब। तो रिहैब स्टेज के लिए काम करा जाए, क्योंकि आगे जाके सर्दियाँ और इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। तो रिहैब स्टेज के लिए हमने कहा कि वर्नाकुलर सस्टेनेबल मटेरियल क्या होंगे जिस पर बिल्ड करा जाए, और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर हो। तो एक एम्पैथेटिक अप्रोच थी टुवर्ड्स डिज़ाइन। तो हमने जो मटेरियल्स हैं वो वर्नाकुलर देखे गए, जिस तरह बैम्बू, मड, लाइम और थैच, इस तरह की चीज़ें। और उसके अलावा ऐसी स्ट्रैटेजी बिल्ड करी जाए कि हम कुदरत से एक वक्त तक मुकाबला कर सकते हैं, मगर उसके बाद किस तरह वो उनके लिए सेफ हेवन बन जाए। तो कुछ स्टूडेंट ने स्ट्रैटेजी बिल्ड करी कि जो घर है उनका वो सर्टेन टाइम के लिए फ्लोट कर जाए, उनको उसका कुछ पार्ट। कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि हाइट पे उठकर उनका अब सेफ कर ले। कुछ की स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो कि कल को जाकर छत जो उनकी पनागा बन जाए। तो बेसिकली जो वर्कशॉप है वो दारुल कयाम फ्लड रेजिलिएंट हैबिटेट के नाम से हमने बिल्ड करा, और ये हमारा मेन गोल था कि एक एम्पैथेटिक अप्रोच हो, एक सस्टेनेबल अप्रोच हो, और एक जो है हम इसके बारे में हम एज एन आर्किटेक्चर फील्ड के लोग डोमेन में किस तरह काम कर सकते हैं। राइट। अच्छा, इस तरीके से भी मैं देख रही हूँ माशाल्लाह। एक तो ये कि मैंने उसका फ्लोटिंग वाला आपसे बात करते करते मैंने वो देखा, आई थिंक वाज द टेस्ट मॉडल का टेस्ट कर रहे थे आप उस वक्त, राइट? तो अच्छा, अब मेरा एक सवाल है कि इसकी एक तो इसकी जो साइज है वो आप जो बनाने का सोच रहे हैं फिजिकली, वो उसका साइज क्या है, कितना बड़ा होना चाहिए, कितने लोगों को वो उसमें सिचुएट कर सकता है, प्लस ये वो कितना वेट उठा सकता है, बिकॉज फ्लोटिंग के लिए भी यू नीड अ सर्टेन वेट, दैट्स फिजिक्स आई गेस। सो उसको किस तरीके से आप लोगों ने उसको कैलकुलेट किया? तो हमारे जो 10 ग्रुप्स में जिस तरह से हम डिवाइड हुए थे, एंड मेंबर जी हैज एक्सप्लेन टू यू कि हमारे यहाँ हर किसी ने एज अ कोलैबोरेटर काम किया है, और हर ग्रुप में हर ईयर के स्टूडेंट्स थे। जैसे मैं फाइनल ईयर की हूँ, तो मेरे स्टूडेंट में 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर सबके स्टूडेंट्स थे। तो हर किसी ने एक नॉवल स्ट्रेटजी सोची है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, किसी ने सोचा कि जो बैम्बू से दरवाजे या खिड़कियाँ बनाई जा रही हैं, कुड दे बी यूज एज राफ्ट्स बाद में जब फ्लड हो। मेरे ग्रुप ने ऐसे सोचा था कि क्यों ना जो ऑलरेडी वहाँ का वर्नैक्युलर है, आर्किटेक्ट्स अपनी ज़बान में हम इसको वर्नैक्युलर बोलते हैं, मतलब वहाँ पे जो बिल्डिंग का तरीका है जो इस्तेमाल ऑलरेडी किया जा रहा है, उसको रीइंफोर्स कैसे करें, उसको मजबूत कैसे बनाएं, उसकी फाउंडेशन को। तो इसलिए क्योंकि हमें स्ट्रक्चर की डिटेल्स पढ़ाई जाती हैं, हमें बिल्डिंग टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है, और इस वर्कशॉप जब व्हेन इट वाज इन द वर्क्स, तो 1 हफ्ते पहले हमने 1 हफ्ते तक मटेरियल स्टडी की है, और हमने मटेरियल टेस्टिंग की है और एक्सप्लोरेशन की है। तो इससे हमें ये आइडिया हो गया था कि कौन सा मटेरियल कितना वेट विथस्टैंड कर सकता है, किस तरह से कॉलम्स लगने चाहिए, किस तरह से बीम्स लगने। अच्छा, ये तो अब आप लोगों की प्रिपरेशन सारी हो चुकी है। अब इसका प्रोटोटाइप की तरफ अगर हम जाते हैं, कॉस्ट कितनी आएगी, कितने दिन लगेंगे? एक मॉडल तो खैर आप लोगों का ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन अगर उसको फिजिकली हम देखें तो एक घर बनाने में ये आप लोगों को कितने दिन चाहिए? क्योंकि अगर हम ये देखें इसको बड़े स्केल पर, अगर आप लोग कोशिश करते हैं या कोई आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, तो आप लोग कितने घर प्रोवाइड कर सकते हैं, कितने दिन में कर सकते हैं, कितनी कॉस्ट आएगी उसकी? जी, बेसिकली जो इस वर्कशॉप का जो टारगेट था वो यही था कि हमने स्टूडेंट को कहा था कि मटेरियल कॉस्ट जो सोचनी है वो 1 लाख के विद इन में सोचना है। अच्छा। तो वो रेंज कर ये है सब स्टूडेंट्स की 50,000 to 1 लाख सब मटेरियल कॉस्ट। लेबर वहाँ पर अपनी मदद आप भी कर रहे होते हो, कुछ स्ट्रक्चर के लिए आपको एक्सपर्ट लेबर चाहिए होंगे, और अगर वहाँ पर आप एक प्रोटोटाइप बिल्ड कर देते ना, वो लोग खुद उसमें इन्वॉल्व होकर काफी कर लेते हैं। तो दूसरा इसका जो सारा इसका 1 लाख में बन सकता है? मटीरियल्स, जी बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये था कि टाइम ड्यूरेशन को लेकर, क्योंकि ये एक प्योरिंग और क्योरिंग का इतना काम नहीं है जिस तरह कॉन्क्रीट में होता है, ये जो है असेंबलिंग का काम है। तो असेंबलिंग का काम बैम्बू का मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 2 वीक्स लगते हैं 14 डेज में। 14 डेज के अंदर ये स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाता है। इसकी जो हैबिटेबल स्पेशल रिक्वायरमेंट को हमने देखा सिंपल
कि इनकी एक सिंपल एक लिविंग स्पेस कमरा और कमरे का साइज एक 120 to 170 स्क्वायर फीट कर दिया। उसके साथ हमने किचन की अप्रोच रखी जो वरांडा बेस्ड होती ज्यादातर। लाइफ स्टॉक को किस तरह सेव कर सकते हैं तो उसके लिए हमने वो फ्लोटिंग की चीजें और रूफ पर अच्छा, लेकिन एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मौसम की सख्तियां और भी बहुत सारी होती है कि सिर्फ सैलाब नहीं है, गर्मी शदीद हो सकती है, तेज बारिशें आंधी हो सकती है, सर्दियां शदीद हो सकती हैं। ऐसे में ये आप लोगों के मॉडल बिल्कुल उसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे जी, इसीलिए हमने रीजनल मटेरियल का इस्तेमाल करा, जिस तरह लाइम और मड और थैच। उनकी आप देखेंगे अगर सिंध में तो ओपनिंग का साइज छोटा होता है, तो उसकी रीजन ही यही है कि उनके वो गर्मी और उनसे बचा, और दूसरी सोशल भी रीजन है, कल्चरल उनका एक और है। तो जी दैट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं जिस तरह देख रही हूँ ना, मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर कर रहा है वो, क्योंकि इतना पानी देखा है इस पिछले महीनों में कि हर जगह अभी भी सिंध में कितनी जगहों पे अभी तक सिर्फ पानी ही पानी है। पूरे शहर, मोहल्ले, घर, लोगों की जिंदगियां सिर्फ पानी ही पानी है। तो ऐसी वक्तों में कोई चीज उनको कम से कम एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि इस वक्त भी जो स्पॉट्स हैं जहां पर आवाम फंसी हुई है या वहां पर वो अपनी जगहें नहीं छोड़ रहे हैं, वहां तक भी 30 मिनट से 40 मिनट लगते हैं वन साइड में उनको पहुंचने के लिए। भी वो एरिया जहां पहुंच रहे हैं लोग, तो इट टेक्स सो मच टाइम। फिर अगर आपको वापस आना तो आपको फ्यूल भी चाहिए, उसके लिए छोटी छोटी बोट्स चाहिए। इस तरह की सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि इन लोगों को कितना फायदा हो सकता है? बिल्कुल फायदा होगा। एक तो उनको आप बिल्ड करके उनको एक स्पेस वापस से देंगे, दूसरा उनको फ्लड के लिए तैयार कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई नेचुरल डिजास्टर आता है। हमारे पास बहुत सारे सवाल आए थे जब वीक में डिस्प्ले हुआ, और उसमें से एक सवाल लोगों ने बोला कि ये रूफ पे तो नहीं रहते तो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। मैंने कहा एग्जाम्पल दी उनको कि सोशल कल्चर की एग्जिस्टिंग साइट नहीं देखी जाती, एक पैटर्न स्टडी करी जाती है। इसकी सिंपल एग्जांपल हम अर्बन लोगों से देखें कि अगर मेरी अम्मी के वक्त का देखा जाए तो वो कभी अपार्टमेंट लिविंग के बारे में अप्रोच ही नहीं कर सकती, लेकिन मैं एज अ वर्किंग वुमन अपार्टमेंट लिविंग ज्यादा प्रेफर करती हूँ ताकि मुझे सिक्योरिटी इन सब के मसले ना हो। तो इसीलिए जब ये आप अगर इनका देखेंगे, जो लड़काना के एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो गाँव गोट में रहते हैं, वो अपने शहर के रिश्तेदारों के पास आए तो उनके भी ग्राउंड फ्लोर भरे हुए थे। कराची में भी कुछ एरियाज में ऐसा था, तो वो सबने रिफ्यूज का लिया, फर्स्ट फ्लोर में लिया। तो ऑब्वियसली दे यूज्ड टू व्हेन द फ्लड कम्स इन। तो हमें इस तरह के सवाल आते हैं। कराची की सूरत हाल है, हम भी सोच रहे हैं कि हम इन घरों की तरफ जाएं, क्योंकि यहाँ इतना ज्यादा पानी आ जाता है, इतने मसाइल हो जाते हैं। बट खैर ये तो इश्यूज हैं, लेकिन बहुत अच्छा स्टेप है आप लोग जाने। उम्मीद करते हैं कि इसको हम देख भी मुख्तलिफ गाँव में इसकी फाइनेंशियल सपोर्ट आप लोग अच्छी मिल सके। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, इल्सा अहमद और वजिया सिद्दीकी। गुड लक। खवातीन हज़रात, यहाँ पर छोटा सा वक्फा लेते हैं, प्लीज डू स्टे विद अस, क्योंकि आप प्रोग्राम में आगे बात करेंगे सैलाब मुतासरीन की ज़हनी सेहत के हवाले से। इस वक्त की बात हमारे साथ रही। पाकिस्तान में शाज़िया परमाए के साथ रहने का बेहद शुक्रिया। एक बार फिर अब आप हमारे साथ हैं और अब प्रोग्राम में हम बात करेंगे, जिस तरह मैंने अभी पहले भी आप लोगों से शेयर किया था हमने, कि जिस तरीके से सैलाबी सूरत हाल के बाद अब अक्सर आप देखते होंगे हम जरूर पूछते हैं लोगों से, एनजीओ से, कि जी ये तो आप अब जिस तरह इमदादी काम कर रहे हैं, उसके बाद एक रिहैबिलिटेशन का जो एक प्रोसेस है, एक फेज है जिससे गुजरना है। सो एक इसलिए उसको गुजरना है क्योंकि जो लोग किसी भी ट्रॉमा से, किसी भी शौक से गुजरते हैं, उसके बाद उनकी रिकवरी बहुत जरूरी होती है। और हम लोग तो शायद पाकिस्तान वाले ना, शाज़िया पर गलत नहीं होगा, बड़े टफ लोग हैं ना माशाल्लाह। कभी हम ज़ल्ज़लों से गुजरते हैं, कभी हम 2010 के सैलाब से गुजरते हैं, कभी हम किसी और नागहानी आफत से गुजरते हैं, सपोर्ट बनते हैं, मुत्तहिद हो जाते हैं। लेकिन हम जैसे कि देख रहे हैं सैलाब के मुतासरा इलाकों में खासतौर पर जिस तरीके से बीमारियां जन्म ले रही हैं, मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं, और डेली बेसिस पे हम इसका जिक्र करते रहते हैं, मलेरिया, डेंगी, स्किन डिजीजेज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। अब तो सांप के काटने के जो वाकयात हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ये सब कुछ तो चल रहा है, लेकिन ऐसे हालात में जहां खुराक की किल्लत भी है, जहां पर शेल्टर भी नहीं है, जहां पर कई और मसाइल हैं, वहां पर ज़हनी सेहत आपकी कितनी मुतासर हो रही है, उन तमाम लोगों की, उन बच्चों की, वो किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। और बल्कि साथ साथ वो लोग भी जिनके वो रिश्तेदार हैं। फर्ज करें अगर हम लोग इस तरह बात करते हैं, हमारे कितने जानने वाले पंजाब में, इंटीरियर सिंध में, बलूचिस्तान में, कितने जानने वाले किस तरीके से वो रिश्तेदार अफेक्ट होते हैं, उनकी साइकी किस तरीके से अफेक्ट होती है, उनके ऊपर ज़हनी दबाव किस तरह का होता है, वो
हेल्पलेस, किसी की कोई मदद नहीं कर सकते सिवाय दुआओं के, उनके ऊपर क्या गुजरता है, उनकी जहनी सेहत किस तरीके से जो है वो मुतासर होती है। इसी में मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव से माहिर नफ्सियात सारा हातिम ने। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर वेरी हैविंग मी। इंटरेस्टिंग टॉपिक सारा। बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा हम जो देख रहे हैं कि सैलाब के बाद हमारे पास ऐसी कॉल्स आ रही हैं, पीपल आर अंडर सो मच डिस्ट्रेस, समझ नहीं आ रहा। ओवरनाइट उनको कहा गया है कि अब आपने घरों से निकलना है, नई जगहों में आ रहे हैं। कराची में हमने सुना है कि काफ़ी लोग आ चुके हैं। एक नई जगह से निकलना, एक नए एनवायरनमेंट को समझना इट्स बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। लेकिन अगर हम इनिशियली बात करें किसी भी कुदरती आफत के बाद आपकी ज़हनी सेहत कितनी मुतासर हो जाती है? काफ़ी ज़्यादा। अगर हम एक बहुत कॉमन फिनोमेना है जो वो ज़्यादातर हम नेचुरल डिजास्टर्स के बाद और किसी भी ट्रॉमा के बाद देखते हैं, वो PTSD है। PTSD, यस, जिसको इट्स ऑल्सो नोन एज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसमें बाकायदा हम देखते हैं कि हमारे पास जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम आपसे बात करें लेकिन हमारा जहन और है, हमारा जिस्म कहीं और है। बाकायदा फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं, बात करते करते लोग कहीं और ब्लैंक हो जाते हैं, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। हम देखते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसके साथ साथ सुसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सुसाइडल रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, स्पेशली मेल्स में, बिकॉज वो रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। सो इसमें जहनी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चों में आप देखेंगे इरिटेशन बहुत ज़्यादा होगी। वो बैठे हुए हैं, आप उनको कहेंगे अब सब सही है, वो रोना शुरू हो जाएंगे, वो चिल्लाएंगे। सो ये कॉमन रिएक्शंस हम देखते हैं। बिल्कुल देखते हैं। अब जिससे कुदरती आफात की भी बात करी, जहनी और जिस्मानी पेचीदगियों के हवाले से भी जिस तरीके से उसकी हेल्थ पर आपकी, ना सिर्फ मेंटल हेल्थ पे, बिकॉज मेंटल हेल्थ आपकी सपोर्ट नहीं करी तो वो आपकी फिजिकल हेल्थ भी आप उसका ख्याल नहीं कर पाते, वो भी अफेक्ट होती है, आपकी डाइट भी अफेक्ट होती है, आपको अपना ख्याल खत्म हो जाता है शायद उसके बाद जो है ना, आप कहते हैं कि यार मैं कैसे गुजरूंगा। बिल्कुल। तो आपके सामने कोई केसेस आए इस तरह के जिसमें उनके रिलेटिव्स जो हैं वो अफेक्टेड थे? बिकॉज हम उनकी भी बात कर रहे हैं जो गुजरे, और उनकी भी बात कर रहे हैं जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं और जो कुछ नहीं कर पा रहे। तो अभी फिलहाल हमारा, क्योंकि हम एक टाइम फ्रेम ये देते हैं कि क्योंकि रीसेंट है फ्लड्स, इफेक्ट्स बहुत रीसेंट हैं, इट्स स्टिल हैपनिंग, राइट? यू आर अनएबल टू मेक सेंस ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। तो पहली चीज है कि एक्सेप्टेंस जो आनी है वो बहुत लेट आनी है। फिलहाल जो तस्कीन है, हम मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि थोड़ी सिचुएशन क्योंकि अभी तो प्रॉब्लम ये है ना कि खुराक की किल्लत है, शेल्टर की प्रॉब्लम है। ऐसे में अगर आप ज़हनी सेहत को लेकर चलेंगे तो मेरे ख्याल में वो टाइम सही नहीं है। ये एक बहुत टफ डिबेट है, बिकॉज अगर उनकी हम फिजिकल नीड्स हैं, जैसे आपने कहा, इसमें काफी औरतें हैं जो प्रेग्नेंट हैं, इसमें छोटे बच्चे हैं, राइट? तो ऑटोमेटिकली उनकी जिंदगी उजड़ गई है, राइट? सो उसके बाद हम ये देख रहे हैं उनके रिलेटिव्स जो कॉल कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं हम या तो पहुंच नहीं पा रहे, पानी इतना है, या हम उनसे बात करते हैं तो वो कह रहे हैं हमारे घर नहीं, हम कहाँ जाए। अब वो यहाँ पे एक हेल्पलेसनेस, तो उसकी वजह से यहाँ फैमिली मेंबर्स भी ज़हनी दबाव में है, समझ नहीं आ रहा, कोई आउटकम नहीं है। सो इसका तस्कीन फाउंडेशन खास तौर पर किन बातों पर ध्यान दे रही है कि अगर उनकी ज़हनी सेहत का ख्याल रखना है इन तमाम हालात में तो वो किस तरीके से रखा जा सकता है, क्या इनिशिएटिव लिया जा सकता है? फिलहाल तस्कीन एक मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑनलाइन, सो व्हाट वी डू इज कि हम हेल्पलाइन के जरिए सेशंस ऑफर करते हैं। हमारे आप जब कॉल करते हैं अपॉइंटमेंट सेट होता है, और देन हम काफ़ी सारे काउंसलर्स हैं, किसी ना किसी को असाइन किए जाते हैं, एंड देन उनके बाद हम उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको सुनते हैं। हम अभी फिलहाल जहाँ पे फ्लड विक्टिम्स या उनकी फैमिलीज जुड़ी हुई हैं, थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज इस तरह है कि अभी फिलहाल एक्सेप्टेंस का जो है, हम ये सुन रहे हैं कि कंटिन्यूस वो एक चीज से निकल नहीं पा रहे। तो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, और जो हम चाह रहे हैं कि कम्युनिटीज भी करें, अभी फिलहाल हमारा काम है इनको सुनना, बिकॉज रेपिटेशन होगी, काफी दफा आपको होगा कि हम एक बात कर चुके हैं लेकिन वो वापस उसी टॉपिक पे आ रहे हैं। लेकिन वो सुना कैसे जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है जो जिस तरह आप लोग फंक्शन करते हैं, टेलीफोनिक एक हो सकता है, वो तो वहाँ नहीं हो सकता, ऑलरेडी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो क्या आप लोग की टीम्स विजिट करेंगी इन इलाकों में, उनके साथ मिल बैठकर बातें करेंगे, क्या किस तरीके से? अच्छा, ये हमारा इनिशिएटिव होगा। अभी हम चाह रहे हैं कि थोड़ी सिचुएशन थोड़ी समर डाउन हो, ठीक है, आफ्टर अ मंथ, बिल्कुल आफ्टर अ मंथ, बिकॉज अभी भी हम देख रहे हैं कि इवैक्यूएट हुए हैं तो टेंट्स में आ रहे हैं। हम चाह रहे हैं थोड़ा सा हमारे सिचुएशन का एग्जैक्ट रियलिटी थोड़ी और क्लियर हो जाए, एंड देन तस्कीन टीम विल बी गोइंग देयर, और हम एक महीने बाद वहां पे हम विजिट करके हम इस पे जरूर मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। राइट। अगर जिस तरीके से आप बता रही हैं कि टाइम के बाद सारा जाएंगे,
लेट्स टॉक अबाउट करंट सिचुएशन। जो लोग अभी पहुंच रहे हैं या जो गिने चुने लोग अभी पहुंच रहे हैं, यूँ कहूँगी कि जो गिने चुने लोग हैं जो अभी पहुंच पा रहे हैं इस वक्त हालात को देखते हुए और इस वक्त हमारे मसाइल और वसाइल दोनों को देखते हुए, जो लोग पहुंच रहे हैं वो भी जाके ऑब्वियसली पूछते हैं हाँ भाई क्या हाल है आपके, ठीक है, बिल्कुल, कैसे हैं आप, तो उनको आप कोई गाइडलाइन दे सकती हैं कि चलो भाई कोई ऐसे ही जा रहा हो बंदा जिसको नहीं पता हो कि उनसे किस तरह बात करनी है। अक्सर लोग not everybody is okay with talking and not everybody knows how to talk. ठीक है, हर बंदा हर एक साथ रिलेट भी नहीं कर सकता और हर बंदे को पता भी नहीं है। कुछ लोग बहुत मेहनत करना जानते हैं, बिल्कुल मदद करना चाहते हैं, पहुंच भी जाते हैं, लेकिन पता नहीं होता कम्युनिकेट कैसे करें। वो जो बेसिक्स हैं जिसमें आप अपनी आइस ब्रेकिंग वाले प्रोसेस से गुजर सकें, वो क्या अल्फाज, वो क्या अंदाज होना चाहिए? तो पहली चीज है कि जब आप वहां जा रहे हैं या आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो अगर हम पूछते हैं कि आप कैसे हैं, या तो ज्यादातर लोगों को या उनको पता नहीं होगा कि जवाब क्या देना है, ठीक है। चलिए तो मैं एक मतलब विक्टिम हूँ, आप आते हैं, ठीक है, तो आप किस तरीके से कहें कि क्योंकि बहुत सारे लोग को पता नहीं होता किस टोन में उनसे बात करनी है, लैंग्वेज बैरियर है। तो व्हाट वी आस्क इज, और जो हम जनरली भी करते हैं कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है हमारे कंफर्टेबल हो जाए। तो अगर वी स्टार्ट विथ वो कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं पता नहीं, ठीक है, अभी हमारी जिंदगी उजड़ गई, ठीक है, तो हम उनसे व्हाट वी आस्क इज हम क्या मदद कर सकते हैं, अभी मैं आपकी किस तरह क्या मदद कर सकती हूँ, आपको क्या चाहिए, क्या चीज की जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक हैं, आप बताइए आपको क्या अभी चाहिए, बिल्कुल तो ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। थैंक यू सो मच सारा फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू। एंड आई बिलीव कि छोटा सा भी पॉइंट है ना, जो भी लोग जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा, आई थिंक एक हेल्पफुल होगा। बट जब हालात थोड़े समझ रहेंगे जैसे आपने कहा, उसके बाद डेफिनेटली एब्सोल्युटली थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लेते हैं, प्लीज डू स्टे विद अस। फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। शाजी बुरमाया कर रहे थे आपका इंतजार सुबह सवेरे पाकिस्तान में, और अब हम आपको लेके चलते हैं जनाब बलूचिस्तान की तरफ। बिल्कुल बलूचिस्तान की तरफ जाएंगे, उनके सैलाब मुतासरीन की जब हम सिंध की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान में भी हालात इस किस्म के हैं कि वहाँ पर भी खुराक की किल्लत है, वहाँ पर भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है, और जो ज़मीनी राब्ते हैं वो तो खैर मुनक़ता हो गए थे और ज़मीनी राब्तों के जरिए पॉसिबल भी नहीं था वहाँ तक पहुँचना। लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि खातून हैं जो कि ये कोशिश कर रही हैं, जो लाहौर से बलूचिस्तान पहुँची हैं और वहीं पहुंचकर खाना पकाती हैं और वहां पर लोगों को फराहम करती हैं। पता है कल की ही बात है, हम बैठे हुए थे कुछ लोगों में और उन लोगों ने यही बात हुई कि लोग किस तरीके से अपने इलाकों में जाकर अपने वो देखें, इलाका आपका है नहीं है, पाकिस्तान आपका है, पाकिस्तान का हर कोना आपका है, पाकिस्तान का हर जमीन का जो कोना है और जमीन का खित्ता है, हर चीज उसका जो है वो हमारा है, तो हम उसको ओन करते हैं। जिस तरीके से इन खातून ने किया कि वो लाहौर से, जैसा शाजिब ने बताया कि वो बलूचिस्तान पहुंची हैं लोगों को जो है वो खाना खिलाने के लिए, और किस तरीके से लाहौर की सईदा ऊज फातिमा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में खुद खाना पकाकर सैलाब मुतासरीन तक पहुंचा रही हैं। कैसे पहुंचा रही हैं, बहुत बड़ी बात है जी। लोग इनकी इस कोशिश को देखकर हैरान भी हैं, और किस तरीके से ना हो हैरान कि हम यहाँ पर नहीं कर पाते हैं जो हमें करना है। शाज़े वो पहुंच गई हैं दूसरे सूबे में, और ये किस तरीके से वहाँ पर सारा सामान लेकर जाती हैं और कितना वहाँ पर लोगों को प्रोवाइड कर रही हैं खाना, यही हम जानना भी चाह रहे हैं कि इस वक्त वो कहाँ पर मौजूद हैं। इसी बेहतरीन काम पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया समाजी कारकुन सैयदा औज फातिमा ने। सैयदा औज फातिमा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। ऊज ये तो बड़ा जबरदस्त आपने जो है वो काम किया है। ये अभी आप कब से हैं इस इलाके में और कहाँ हैं, हमें प्लीज बताइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तकरीबन मुझे 23 से 24 दिन हो गए हैं बलूचिस्तान में, और ये है कि मैं बलूचिस्तान जिन दिनों में गई थी उन दिनों तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल कोई नेटवर्क नहीं था, बिजली गैस पानी कोई सहूलत नहीं थी वहाँ पर, और कोयटा शहर जैसे इलाकों में जो है बिजली मौजूद नहीं थी। लेकिन खैर मैंने अपना मिशन जो है स्टार्ट किया, और तकरीबन मुझे 23 से 24 दिन हो गए ये करते हुए। अल्लाह, तो अभी आप किस जगह पर हैं एग्जैक्टली, और वहाँ की सूरत हाल आपने क्या देखी कि आपने फिर ये फैसला किया
क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो कंडीशंस है वहाँ की बलूचिस्तान की हम अपने नुमाइंदों से जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ के हालात अब इस किस्म के हैं कि अभी तक वहाँ पर खुराक नहीं पहुँच पा रही है, शेल्टर नहीं पहुँच पा रहा है। तो ऐसे में वहाँ पर कितनी बड़ी तादाद है लोगों की जहाँ पर आप मौजूद हैं? अच्छा, इस तरह से है कि तकरीबन आज से जो 15 साल पहले हैं, हम कोयटा से पंजाब शिफ्ट हो गए थे वहाँ के हालात खराब होने की वजह से। लेकिन ये है कि जब ये हालात हुए तो दोबारा से मैं बलूचिस्तान आई। मैं कोयटा शहर से निकलती हूँ रोज उन इलाकों के लिए जहाँ पर मुतासरीन मौजूद हैं। कोयटा शहर से ही आप कह लें 2.5 से 3 घंटे के फासले पर जो ये इलाके शुरू हो जाते हैं, रिमोट एरियाज है बलूचिस्तान के जहाँ पे कोई सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज नहीं है, जहाँ पे बिजली नहीं है, पानी की कोई सहूलत नहीं है और लोग जो है बेसर सामान वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि उन इलाकों में जो मैंने बलूचिस्तान के इलाके कवर किए उनमें मैं उन इलाकों के नाम लूँगी जिनमें केजी बेग है, फिर ये सारी सरियाब बेल्ट है जिसमें किली कमालू है, उज़्बक बाजार है, फिर इसके अलावा मशरकी बाईपास है, दश्त का इलाका है, फिर उससे आगे मस्तूर, पशीन, खुजदार, मच, ये सारे वो इलाके हैं जहाँ पे मैं जाती थी, उन मुकामियों के घरों पे जाती थी, उनसे इजाजत लेती थी और खाना पकाती थी। सुई गैस मौजूद नहीं है तो मैं लकड़ी पे खाना पकाती रही हूँ। अल्लाह अकबर। तो जिस तरीके से आप कर रही हैं, ये बताइए वहाँ पर जब आप जा रही हैं तो आपने कहा उनको बेसिक्स भी मुहैया नहीं है, क्या उनका तासुरात होते हैं जब आप उनके पास जो है ना वो खाना पका कर पहुँचती हैं, उनको क्या महसूस होता है, किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं? जी अच्छा, आज से 2 साल पहले ना मैंने कोविड के टाइम पे अपनी ये फूड ड्राइव स्टार्ट की थी। मैं कोरोना के मरीजों के लिए जो है डेली बेसिस पे अपने घर से खाना बना कर भेजती थी और मैं उसे प्रॉपर तरीके से पैक करके बॉक्सेस के अंदर उस पर रोज प्लेटर रखती थी और चीजें रखने का पर्पस मेरा ये होता था कि क्योंकि मैं इसको कहती हूँ कि मेरा चैरिटी फूड नहीं है, टोकन ऑफ लव है। ये मैं ऐसे बनाती हूँ जैसे आप अपने किसी प्यारे के लिए खाना बनाते हैं। तो मैं उस फूड को देती भी इस तरह से थी जैसे आप किसी को कोई गिफ्ट देते हैं। तो जब मैं इन इलाकों में जाती हूँ और मैं वहाँ पे खाना बना के डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ तो मैं लोगों को हमेशा से ये फील कराने की कोशिश करती हूँ कि आप ये मत समझें कि मैं आप पे तरस खा के या इसको कोई चैरिटी फूड की तरह मैं आपको पेश कर रही हूँ। ये ऐसा खाना है जैसे किसी आपके अपने ने आपके लिए बहुत मोहब्बत से बनाया है। तो बहुत खुश होते हो। शायद दुआएं हैं जो 2 साल से अब तक मैं इस कॉज को लेके चल रही हूँ। ओफ, 2 साल से माशाल्लाह माशाल्लाह, दिस इज अनबिलीवेबल। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ साथ आपके साथ और भी लोग शामिल हो जाते हैं या आप बिल्कुल जो है वो अकेले ये फूड ड्राइव कर रही हैं, खासतौर पर अभी बलूचिस्तान में? अच्छा, इस तरह से है कि ये मेरा टोटल एक 1 मैन आर्मी कॉन्सेप्ट है। मैं किसी एनजीओ किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम नहीं कर रही हूँ और लाइक मुझे जब मैं बलूचिस्तान में जाना चाहती थी मुझे बहुत जानने वालों ने कहा कि फातिमा वहाँ पे इतने लोग होंगे, आप प्लीज किसी को कह के करवा लो या अकेली मत जाओ, किस तरह से मैनेज करोगी। तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन शायद किसी और से करवा के कभी भी ना मिलती, इसलिए मैं खुद यहाँ पर आई। मैं अपने हाथों से खाना बनाती हूँ। अपने हाथ से देना उसकी बात ही और होती है ना। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूट करने जाती हूँ। बलूचिस्तान में ऐसे इलाके हैं जैसे हन्ना उड़क, हन्ना झील का इलाका हो गया, किली आलम हो गया, नवा किली हो गया, जिन इलाकों में जाकर मैं जब खाना डिस्ट्रीब्यूट करती थी, रोज जब मैं सड़क से गुजरती थी मैं वापस आती थी तो सड़क पहले से ज्यादा टूटी हुई होती थी। तो कभी कभी मैं घबरा जाती थी। फिर मैं एक बात सोचती थी कि अगर मैं भी ना जा सकी तो कौन इन लोगों की मदद करेगा। लोग 2-2 दिन से भूखे थे इन इलाकों के अंदर और जब मैं इनके पास जाती हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि जी 2-2 दिन से हम कुछ खा नहीं सके, हमारे पास वसाइल ही नहीं है, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। क्योंकि देखिए एक मैं चीज क्लियर करना चाहती हूँ, अमूमन क्या होता है कि लोगों के जहन में सैलाब का एक कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पे 6-6 फुट पानी खड़ा है सैलाब सिर्फ वही है। लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे क्या होता है, अमूमन जब सैलाब आता है तो अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाता है। तो इन इलाकों में रहने वाले लोगों के घर बस्ते साथ बहा के ले गए तो लोगों के पास इवन खाने के लिए बर्तन तक मौजूद नहीं है, खाने के लिए सामान नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सईदा, मुझे ये बताइए, चंदा मुझे एक बात बताइए, एक बात कि जिस तरीके से आप अभी बनाती हैं कितने लोगों का आप बना पाती हैं, कितने लोगों का कैरी कर लेती हैं और आपके जो आपके पैसे लगते हैं वो आपको अभी आप खुद कर रही हैं या आपके पास फंड्स हैं या लोग भेज सकते हैं आपको? बिकॉज आपका करा हुआ हमें दिख रहा है तो एक ऑथेंटिसिटी आ जाती है देखकर, एक एनुअल यकीन होता है। तो आप जरा उस बारे में बताएंगी कितना आपका एक्सपेंस लग जाता है? इस तरह से है कि कोविड के टाइम से लेके अब तक मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई है क्योंकि उस टाइम मैं कोरोना के मरीजों को खाना भेजती थी और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फूड था, उसके कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं थे। मैंने लोग हायर किए थे जिनकी कोविड में जॉब्स चली गई थी तो मैं उनको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पैसे देके उनके थ्रू डिलीवर करवाती थी।
इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि मैं आराम से जो है 150 से 200 लोगों के लिए खाना पका लेती हूँ। तो ये है कि मैं 150 से 200 लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, उसको बॉक्सेस में पैक करती हूँ। उसके बाद चूंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट और इस तरह की चीजें नहीं थी, तो मैं अमूमन रिक्शा वगैरह इस्तेमाल करती थी, उसके थ्रू जाती थी और जाके उन लोगों के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ खाना। जहां तक रही बात लाइक देखिए, मैंने ये कॉल जब स्टार्ट किया था तो ये मेरी सेविंग थी जो मेरे गार्डियन ने रखी थी मेरे फ्यूचर के लिए, और मैंने ये कॉज बेसिकली स्टार्ट ही अपने गार्डियंस के लिए किया था, क्योंकि कुरान पाक की एक आयत है कि अल्लाह ताला उन लोगों पे रहम फरमा जिन्होंने हमारे बचपन में हम पे रहम किया। तो मेरा जो सारा ब्रॉडअप है मेरे नाना ने किया था, तो ये मेरी कॉज जो थी सारी मेरे नाना अबू के लिए है, तो मैं उनके लिए सदका जारिया बनना चाहती थी। तो ये वो पैसे थे जो मैं इस मकसद के लिए इस्तेमाल करूँ ताकि इसका सवाब जो है उनकी रूह को हो। तो मैं डेली बेसिस पे जाती हूँ, जाके डिस्ट्रीब्यूट। अरे यार जबरदस्त बच्चा है ये तो। सरदा आपने इस तरह करके बिल्कुल वो कर दिया। तो अगर आप तक कोई पहुंचना चाहे, कोई मदद करना चाहे, आपने तो मेरे ख्याल है आप जन्नत कमा रही हैं अल्लाह के बंदों की। आप कह रहे हैं कि आप अल्लाह को इतना मना रही हैं इस वक्त, अल्लाह ताला आपसे इंशाल्लाह राजी ही होगा और रहेगा इंशाल्लाह। तो कितना लागत आ जाता है आप बताएंगी, ताकि अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहे तो। हम इसलिए कह रहे हैं कि और बड़े स्केल पे आप कर सकती हैं अगर लोग आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो। एग्जैक्टली। अच्छा देखिए, मैं अमूमन लोगों से पहली बात ये करती हूँ कि जब भी मेरे पास कोई आता है मैं कहती हूँ सबसे पहले आप अपनी सराउंडिंग्स पे देखें। हो सकता है समटाइम हमारे करीब बहुत से सफेद पोश लोग मौजूद होते हैं और हम उन्हें कर देते हैं। अब मुझे एक चीज से थोड़ा सा ये होता है कि देखिए हम क्या करते हैं कि पॉपुलैरिटी उस चीज को सपोर्ट करना शुरू करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ऑलरेडी लोगों के पास वसाइल भी मौजूद होते हैं और बाकी एरियाज और चीजें जो है इग्नोर हो जाती हैं। तो मेरा जो डेली बेसिस का जो खर्चा है वो 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार होता है। मेन्यू पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे मेन्यू चेंज करती हूँ, क्योंकि मुझे कोशिश होती है कि जिनके लिए मैं खाना बना के लेके जाती हूँ वो भी मतलब उनको भी अच्छा लगे कि जी मैं उनके लिए कोई वो ऐसी चीज नहीं लेकर आ रही कि जो अमूमन मैं खुद भी नहीं खाती। मुझे ना अक्सर लोग ये कहते थे कि जी आप उन्हें कोई सस्ता खाना दे दें ताकि उनको आदत ना पड़े। तो मैं कहती थी हम ऐसी चीज कैसे किसी के लिए सोच सकते हैं, आप लोगों के लिए वो पसंद करें जो आप अपनी जात के लिए पसंद करते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि जी आप दूसरों को खिलाएं, जो खुद पहनते हैं दूसरों को पहनाएं। देखें, हो सकता है हमारी सराउंडिंग्स में ऐसे लोग हों जिन्हें उनकी ज्यादा जरूरत हो। तो फिलहाल अभी मेरे पास इतना है, मैं लोगों के लिए इजीली कर सकती हूँ। तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें, हो सकता है सफेद पोश लोग आपके इर्द गिर्द आपके रिश्तेदारों में मौजूद हों, आपके दोस्तों में मौजूद हों, तो आप उनको पहले हेल्प करें। अनबिलीवेबल। अच्छा, और आखिर में सॉरी सईदा, और ये जरूर बताइएगा बलूचिस्तान के बारे में वैसे बहुत सारे लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते। हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि कोयटा के आसपास के इलाके जो रिसेंटली हमने हालिया बारिशें और सैलाब की सूरत हाल देखी है, बलूचिस्तान की इस वक्त क्या सूरत हाल है? जब आप ट्रैवल कर रही हैं वहां पर मुख्तलिफ इलाकों में जो मैदानी इलाके हैं वहां से पानी इखराज हो चुका है कि नहीं हुआ अभी तक? देखिए, जो मुख्तलिफ जो कोयटा शहर में तो ऐसा जिस तरह की सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर आप जब कोयटा शहर से बाहर निकलते हैं, जैसे दश्त का इलाका है, फिर दश्त से आगे आप जितना मजीद आगे जाएंगे कोलपुर का इलाका आएगा, दर्रा बुलान आएगा, फिर आगे मच आएगा, ढाडर, सिप्पी, ये वाले जो इलाके हैं इवन के इनमें इतना आसानी से अब आपको ट्रैवल भी करने नहीं दे रहे, वहां पे पानी खड़ा हुआ है। बेसिकली मसला जो मेन ये है कि सड़क टूट चुकी हुई है, तो आपके लिए जो ट्रैवल करना इतना आसान नहीं है। जब मैं मोस्टली इलाकों पर जाती थी तो मुझे जो टैक्सी वगैरह रिफ्यूज कर देते थे कि हम नहीं जाएंगे, तो जो भी ऑटो है मैं उनसे, रिक्शा ड्राइवर से उनसे बात करती थी, उनको थोड़ा सा था कि जी मैं उन्हें कुछ पैसे थोड़े से इजाफी दे देती थी, तो वो मुझे वहां तक ले जाते हैं। लेकिन सफर करना ऐसा जितना आसान नहीं है, लोग बहुत हेल्पलेस और बहुत तकलीफ में है बलूचिस्तान के। मैं एक चीज जो आपके जो शो के थ्रू कहना चाहूंगी कि लोग अमूमन जो काम कर रहे हैं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगी खास तौर पे जब आप बलूचिस्तान के लिए कोई भी रिलीफ वर्क कर रहे हैं या चीजें या सामान भिजवाते हैं, तो इस चीज को ज़हन में रखिएगा कि बलूचिस्तान और बाकी 2 सूबों के मौसम में बहुत फर्क है। आने वाले 2 से 3 हफ्तों में बलूचिस्तान का मौसम बहुत ठंडा हो जाएगा, तो वहाँ के लोगों को गर्म कपड़ों की बहुत ठंडा और खुश्क हो जाएगा, बहुत ड्राई मौसम हो जाता है वहाँ का। बिल्कुल, अभी भी इस तरह से है कि हन्ना उड़क और हन्ना झील का इलाका, दश्त का इलाका जहाँ पे मैं जाती हूँ, तो वहाँ का रात के वक्त जो आप कह लेंगे टेम्परेचर 16 to 17 डिग्री होता है, तो मतलब सर्दी होना शुरू हो गई है वहाँ पर। तो 2-3 हफ्तों में मौसम मजीद बदल जाएगा, तो वहाँ के लोगों के लिए जो है खास तौर पे गर्म कपड़े और इस तरह की चीजें, और ये जो आप जो दोबारा से घर तामीर करवा रहे हैं सब चीजें, तो आई थिंक ये चीजें बलूचिस्तान में पहले होने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे सर्दी ज्यादा है। अल्लाह आसानी फरमाए। और सईदा, आपसे मिलकर
इतना अच्छा लगा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे बहुत कम लोग जो हैं वो मेरे दिल को छूते हैं और आपने वाकई में यू हैव टच्ड माय हार्ट। आई विल डेफिनेटली कीप इन टच विद यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, और जिस काम में आप लगी हुई हैं आपके गैब से अपने वो फरिश्ते भेजे मदद के। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए और वक्त निकालने के लिए और हमें बताने के लिए कि हम क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया अपने ही आईना दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच सईदा, गॉड ब्लेस यू। अगर हम बात करें अगले सेगमेंट की, तो पाकिस्तान के शहरी बिजली और गैस की लोड शेडिंग के बाद अब ये भी हो रहा है, शायद हम काफ़ी दिनों से नोट कर रहे हैं कि मोबाइल सिग्नल्स बात करते हुए प्रॉब्लम हो रही है, इंटरनेट का इशू आ रहा है। अब हम बार बार अच्छा मैं बहुत एक्सपीरियंस कर रही हूँ। हैव यू एक्सपीरियंस द सेम? बिल्कुल, ऐसा आजकल थोड़े इश्यूज, खैर पाकिस्तान में इश्यूज आते ही रहते हैं, इसके ज्यादा ही बढ़ गए बारिशों के बाद से ना। लेकिन बारिशों के बाद हम ज्यादा देख रहे हैं कि इंटरनेट की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं, और अब जितना डिजिटलाइज हो रही है दुनिया, खासकर पाकिस्तान भी हो रहा है, ऐसे में अगर इंटरनेट प्रॉब्लम्स आती हैं पाकिस्तान में तो बहुत बड़े स्केल पे नुकसान होगा। बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा है, बहुत सारी कंपनीज ऑपरेट कर रही है इंटरनेट के ऊपर और यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि डिजिटल यानी इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस की जो लोड शेडिंग की बातें हो रही हैं, ये अगर वाकई हो जाती हैं तो कितना नुकसान होगा। मुवासलाती आलात चलाने के लिए ईंधन के अखराजात में बेपनाह इजाफा हो रहा है, और अगर हुकूमत ने इन्हें दरपेश मुताबिक मसाइल हल ना किए तो वाकई हम पाकिस्तान में बिजली के साथ साथ इंटरनेट की लोड शेडिंग भी देखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाने वालों का क्या होगा, ई कॉमर्स में काम करने वालों का क्या होगा, जिस तरीके से वो अपने पैसे कमा रहे हैं। पाकिस्तान में अक्सर बहुत सारी चीज़ों के चैलेंजेस हैं, जॉब के चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर हम इस चीज़ को ज़रा सा इसकी आगाही के लिए भी कोई काम कर सकें, कोई ऐसे हों जो उनके लिए गाइडलाइंस बना सकें, ताकि डिजिटल जो मार्केट है उस प्लेटफॉर्म्स पे काम करने वालों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। मैं समझती हूँ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत तो आसानी हो सकती है। बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए फ्रीलांस एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर और आईटी एक्सपर्ट इब्राहिम अमीन साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी वालेकुम अस्सलाम। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का, आज हमें मौका देने का पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन को। तो क्या कर रही है पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन? पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग क्या है जी। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग मार्केट जो है वो इस वक्त दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट कम्युनिटी है। फोर्थ लार्जेस्ट कम्युनिटी है, जो बच्चे बच्चियां घरों में बैठ के डॉलर्स कमा रहे हैं। मतलब वो अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट को, और वो रेमिटेंसेज मंगा रहे हैं। तो ये इनिशिएटिव हमारा शुरू हुआ 2018 में, जब B2C एक बिजनेस कंपनी जो है वो एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर को पेमेंट भेजती थी तो वो भेज नहीं सकती थी। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब वो $100 अगर किसी बच्चे या बच्ची को भेजना है तो वो नहीं भेज सकती थी। तो ये रेगुलेशन फिर यहाँ पे हमने फिर सोचा कि हम फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को, इसलिए कि ये स्किल सेट सीखते हैं, स्किल सेट सिखाने के बहुत सारे इदारे हैं, ई रोजगार है, DG स्किल्स है, बहुत सारे और इदारे, एक्सट्रीम कॉमर्स है, जैसे ई कॉमर्स की अपने बात की। बिल्कुल। तो स्किल सेट तो सीख रहे हैं, बट इनकी जो पेमेंट कलेक्शन है ये अपवर्क, फाइवर से पेमेंट इंटीग्रेटर्स जो हैं इंटरनेशनल, जैसे पेनियर है, स्क्रिल है, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स इनके नहीं खुलते थे। पेपाल का भी हम पेपाल का भी जिक्र कर लें तो ये पेनियर में अपने अकाउंट खोलते थे, जो और पैसे जितने भी हैं इनके वो बाहर मंगाते थे। हमने जो रिसर्च की, स्टडी की, तो उसमें हमें ये पता चला कि $3 से $4 बिलियन, ये 30-35 लाख बच्चे जो फोर्थ लार्जेस्ट कम्युनिटी है वो $3 से $4 बिलियन कमाते हैं, जो कि पाकिस्तान नहीं आते। तो हमने फैसल बैंक, थैंक्स टू फैसल बैंक, उनकी हेल्प थी, फिर स्टेट बैंक की हेल्प से हमने B2C पेमेंट अलाउ हुई पाकिस्तान में, वो अलाउ हो गई। फिर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टाइम का मसला है, तो इसमें जो इनिशिएटिव तो बिजनेस टू कंज्यूमर पेमेंट अलाउ हो गई। ठीक है। फिर दूसरी जो सबसे बड़ी मसला जो था वो था कि बैंक अकाउंट्स खुलवाने थे। उसमें फिर स्टेट बैंक ने हमारी हेल्प की, बैंक्स ने हमारी हेल्प की। तो उसमें उन्होंने, आप कोई भी बच्चा, कोई भी पाकिस्तानी घर बैठ के अपना $US अकाउंट भी खोल सकता है। अच्छा। और अपना बैंक अकाउंट खोल सकता है। गुड, जबरदस्त। अगेन थैंक यू। जी, नॉट अ सिंगल पेनी। और उसमें जो फैसिलिटेशंस हैं बैंकों के साथ, उन्होंने 4 बैंकों ने अब हमारे साथ कोलैबोरेशन साइन किया है। फैसल बैंक, हबीब बैंक, बैंक अल फलाह, अलाइड बैंक, बैंक अल फलाह, अलाइड बैंक।
तो उसमें ये है कि आप बैंक में अपना अकाउंट खोलें, उसमें कोई चेकबुक चार्जेस नहीं है, कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, कोई SMS चार्जेस नहीं है। अच्छा सर, आप ये बताएं कि ये बहुत बड़ी दुनिया की कम्युनिटी आप जैसे कि बता रहे हैं, और ऐसे में जिस इंटरनेट बुरहान का हम बात कर रहे हैं, अगर ये आ जाता है, पहले तो ये बताएं क्यों आ सकता है, और अगर आ जाता है तो कितना बड़ा नुकसान होगा हमें इसका? देखिए अगेन जो हमारी यंगस्टर्स की जो हमारी आबादी है, आबादी का तनासुब है, 60-70% आबादी जो है हमारी वो यंगस्टर्स पे है। अब 25,000 बच्चे IT प्रोफेशनल्स हर साल ग्रेजुएट करते हैं, जिसमें से 5,000 बच्चों को जॉब्स मिलती हैं, 20,000 बच्चे जॉबलेस रह जाते हैं। तो वो IT स्किल्स में अपने आप को अपग्रेड करते हैं और घर बैठ के बच्चे और बच्चियां IT सीखते हैं। अब ई रोजगार फिर अगेन जैसे आपने कहा पावर का मसला, इंटरनेट का मसला, ई रोजगार और डीजी हो रहा होता है 3-4 घंटे के लिए भी इंटरनेट रह जाए तो अंदाज़न इब्राहिम साहब अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा, कितना बड़ा नुकसान हो जाता है अगर हमारे 3-4 घंटे नहीं हो इंटरनेट, तो कितने डॉलर्स का, कितने हजार डॉलर्स का नुकसान। अगर आप ओवरऑल लगाएं तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का महाना अगर आप लगाएं तो नुकसान है। मतलब ऑनलाइन कनेक्टिविटी, अब आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के साथ हमने अभी इवेंट्स किए हैं, वहां पे हम लोग गए हैं। फिर इंटीरियर सिंध और इंटीरियर जो गांव देहात हैं इसके पंजाब के, वहां भी मतलब देखें कोई मतलब अभी हम एक बुनियादी वजह क्या है बहरान की, इंटरनेट का बहरान क्यों पैदा होता है, मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ। अब उसके बहुत सारी वजूहात हैं। अब जैसे टेलकोस के साथ हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, जैज़ कैश के साथ हम बात कर रहे हैं, वो हमारी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इंटीरियर सिंध और इंटीरियर पंजाब के गांव देहातों में जितने भी इलाके हैं, अब हमारा एक इनिशिएटिव है आरिफ वाला में हमने शुरू किया है। ठीक है। आरिफ वाला में अब इंटरनेट नहीं है, बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, बिजली नहीं है। तो आरिफ वाला में एक इनिशिएटिव है, मिस दुआ सुखेरा है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप चला रही हैं। उन्होंने 18,000 बच्चियों को अपने इंस्टीट्यूट बुला के इंटरनेट, सोलर लगाया, इंटरनेट लगाया, और उधर उन्होंने उनको 18,000 बच्चियों को $200 पर मंथ कमाना सिखाया। तो कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का नुकसान है कि इंटरनेट नहीं है। अब इंटरनेट की प्रोवाइडर्स हैं, वो सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो काम करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कोई टेलको नहीं जाता क्योंकि उनको बिजनेस केस उनका नहीं है। बिल्कुल वहाँ पे SCO से मिले। अब हमारे CEO साहब हमारे साथ हमें ज्वाइन किया, आज हमारे साथ ही हैं ये, और हम गिलगित बल्तिस्तान गए, वहाँ SCO के जो कमांडर हैं कर्नल इमरान साहब, वो फौज अब इस काम में लगी हुई है। इब्राहिम साहब, हमें एक मुद्दे पे इधर बात करना बहुत जरूरी है, और वो है जिस तरह हमने प्रोग्राम का जब आगाज किया आपका सेगमेंट, वो ये था कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया पे काम करने वाले हैं, कमाने वाले हैं, उनका रोजगार जुड़ा हुआ है ना। देखिए उनका तो रोजगार, बच्चियों का रोजगार जुड़ा हुआ है। मतलब इतने सारी माएँ बहनें बच्चे हैं जो कॉलेज से निकल के जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। हाँ। वो अपने आप को YouTube से और दूसरे चैनल से कोई डाटा शेयर कर सकते हैं आपकी? हमारे पास इस वक्त जो जिन्हें आप बता रहे हैं नौजवान नस्ल जिस तरीके से काम कर रही है, उसमें अगर हम कुछ आपके पास डाटा या कोई ऐसी रिसर्च है जो हम शेयर कर सकते हैं कि कितना पैसा इस वक्त पाकिस्तान के यंगस्टर्स कमा रहे हैं इंटरनेट के जरिए, ई-कॉमर्स के जरिए या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के जरिए? देखिए जो डाटा हमारे पास सॉलिड डाटाबेस, वेरीफाइड डाटाबेस है पिछले साल और इस साल की जो एक्सपोर्ट है 21-22 की, उसमें अगर आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का देखें तो $700 मिलियन उन्होंने एक्सपोर्ट, जो डॉक्यूमेंटेड एक्सपोर्ट उन्होंने की है। सही है। मतलब 2 बिलियन डॉक्यूमेंटेड है, जो नॉन डॉक्यूमेंटेड है वो 2 से 3 बिलियन डॉलर्स हैं जो एनुअल हम कमा रहे हैं, बच्चे कमा रहे हैं, जिसका बहुत ह्यूज लॉस है इंटरनेट ना होने की वजह से, पावर ना होने की वजह से। तो अगर ये इंटरनेट और पावर अगर अवेलेबल हो जाए, मतलब बलोचिस्तान में नहीं है ना, तो वो नहीं, उनकी रसाई नहीं है। अब जैसे बलोचिस्तान में वो बच्ची मतलब माशाल्लाह कितना अच्छा काम कर रही है, काम कर रही है माशाल्लाह। वही उसी तरह बलोचिस्तान में अगर इंटरनेट आ जाए, और बलोचिस्तान में हम लोग काफी सारे हमारे कोलैबोरेटर्स हैं, उनके साथ मिलकर हम स्किल सेट सिखा दें। सर आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, हम कराची और लाहौर में बैठ के शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारी इंटरनेट की स्पीड ऐसी है कि हम मुख्तलिफ काम नहीं कर पाते। मैं आरिफ वाला की बात कर रहा हूँ, आरिफ वाला की बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की एक छोटा सा तहसील है, थोड़ा छोटा सा शहर है, वहाँ पे अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं जैज़ कैश के साथ कि खुदारा हमारे लिए इंटरनेट प्रोवाइड कर दें, ताकि वो जो बच्चे बच्चियाँ 18,000 बच्चे बच्चियाँ जो इस वक्त $200 पर मंथ कमा रही हैं, आप कैलकुलेट कर लें सिर्फ एक शहर अगर अनइंटरप्टेड पावर हमारे पास मौजूद हो इंटरनेट की और सप्लाई बहुत अच्छी हो जाती है बड़े शहरों में, ओवरऑल पाकिस्तान में, ये कितने बड़े स्केल पे पाकिस्तान को फायदा दे सकता है? देखिए आज ये $2 बिलियन से 4 होगा और 6 होगा। मतलब जो हमारा बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज का सबसे बड़ा मसला इसमें पाकिस्तान का क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। बिल्कुल ऐसे ही। तो फॉरेन एक्सचेंज 2 से $8 बिलियन पे ले जाना, हम IMF के, तो पूरा पाकिस्तान जानते हैं हम IMF के पीछे कितना रगड़ा खा रहे हैं।
हमारा तो IT हमारी सेक्टर बड़ा स्ट्रांग हो इसके सकता है, बाद, हर चीज हो बिल्कुल सकती है। मतलब ये $2 बिलियन से हम $8 बिलियन अचीव करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल तो ऐसे। सिर्फ इब्राहिम साहब, पावर इस तरह बच्चे अभी आपको बहुत सारे देख रहे हैं, कतकला में माजरत, लेकिन बहुत सारे बच्चे भी आपको इस वक्त देख रहे हैं, आप उनको इस वक्त क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे? हम उनको ये कहेंगे कि जो भी ऑनलाइन लोग कमा रहे हैं वो पैफला पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन PAFLA.org.pk हमारे पास आके रजिस्टर हो, हम एक आवाज बने। अब आज हमारे पास 50,000 मेंबर हैं और हम 2 लाख एप्लीकेशंस को प्रोसेस में हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये 30 लाख बच्चों की एक आवाज हम बने और गवर्नमेंट और इदारों के पास जाएं। जैसे एक आवाज बनेंगे, 1 से 1 11 होते हैं और फिर 111 होते हैं। तो जब तक एक हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम बाहर नहीं आएंगे, हम अपनी पावर नहीं शो करेंगे, तब तक कोई हमारी बात क्यों सुनेगा? क्योंकि घरों में बैठ के काम तो हो रहा है हर जगह, लेकिन ये सामने नजर नहीं आ रहा, और वो नजर आएगा तो एक प्रेशर बिल्ट होगा ताकि इनके तमाम मसाइल हल हो सके। थैंक यू वेरी मच इब्राहिम साहब। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू। आज मैंने अच्छी बात कही कि किसी बुजुर्ग से पूछा गया कि कंजूस और सखी दिल में क्या फर्क होता है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की शाहजेब। उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह के दिए हुए रिस्क को आप खर्च करने के बाद शुक्र अदा करें तो आप सखी दिल हैं, और अगर आपके आए हाय मैंने क्यों खर्चा कर दिया तो फिर आप कंजूस हैं। अभी आपकी मर्जी, आप क्या बनना चाहते हैं। लेकिन शाहजेब को माया को दीजिए इजाजत। इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम बराह रास्त आप देख रहे थे 92 न्यूज पे सफर पाकिस्तान के साथ फिर हाजिर होंगे पीर के दिन। अल्लाह हाफिज।